topic assigned to me for today is penalties and prosecution. Friends, precisely I'm going to discuss it in 3 or 4 parts. We are having around 1.5 part or maybe little less than that. So 4 parts में मैं उसको discuss करना चाहूँगा. As an introductory remark, I'll discuss some of the constitutional aspect और maybe कुछ issues जो कि आने वाले टाइम में critical issues हो सकते हैं गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत क्रिटिकल एंड मे बी दैट कैन बी अ फेस सेविंग एक्सरसाइज और मे बी अ सेविंग एक्सरसाइज फॉर द क्लाइंट्स. नंबर 1. Number 2, core provisions of the law. I'll try to summarize them as crisp as possible. But importantly, we'll try to highlight कि क्या क्या important aspects हैं जो कि हमें definitely पता होना चाहिए हमारे clients के को advise करने के लिए. Thirdly, कुछ एडवाइजरी पार्ट जब क्लाइंट को हम एडवाइस करते हैं आज की डेट में जब हमसे कोई कंसल्टेशन लेने के लिए आता है बहुत डिफरेंट टाइप के इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए एज फार एज पेनल्टी इज कंसर्न, एज फार एज प्रोसिक्यूशन इज कंसर्न एंड लास्टली व्हेन द केस इज बीइंग मेड तो उसको कैसे डिफेंड करना है. तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग तरीके से हैंडल की जाती है. जैसे कि एक बहुत कॉमन सा तरीका है, सब कहते हैं कि एक वकील के पास जब कोई बंदा आता है कि भाई मैं मर्डर कर दूं तो वकील हमेशा कहेगा बिल्कुल मत करना. बट अगर मान के चलो वो कहता है मैं मर्डर करके आ गया, बैठो ट्राई करते हैं कि कितना आपको लीगल एड दे पाए या आपको दिला पाए कोर्ट से. तो दिस इज व्हाट द एग्जैक्टली सेम सिनेरियो कि हम भी जब कंसल्टेंट की कैपेसिटी में होते हैं, एक फ्यूचर ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोबेबली हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए या एटलीस्ट जो मैं अप्रोच अपनी रखता हूं कि कितना हम ये एक्सपेक्ट कर सके कि आने वाले टाइम में लिटिगेशन कम से कम हो, पेनल्टीज कम से कम लग पाए किसी भी क्लाइंट के ऊपर. ये एक अप्रोच रहेगी. लेकिन जब एक ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है देन यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन योर हैंड कि आप उसको अंडू कर सके. तो हाउ यू नीड टू सेव योर क्लाइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. सी फ्रेंड्स, व्हाट हैपन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है सिर्फ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बार बार डिस्कस होता है विद इन रिलेशन टू टैक्सेस, दैट इज आर्टिकल 265. 265 is only and only a one-line article which says no tax shall be levied or collected except by authority of law. I'm sure we all are well aware with this. We are well aware with this aspect that no tax shall be levied or collected. Please mind there is these levy and collection is separated by the phrase or. That means neither the levy nor tax can be collected by authority of law. दोनों के लिए, लेवी के लिए और कलेक्शन के लिए. नाउ व्हाट इज लेवी? प्रिसाइजली लेवी की जब हम अपने जीएसटी लॉ की बात करें तो लेवी कम्स फ्रॉम सेक्शन 9 विच उसको हमको पढ़ना पड़ता है साथ में इनपुट टैक्स एक्ट के प्रोविजंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस, वैल्यूएशन के प्रोविजन, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन, उनको यानी कि किस चीज के ऊपर कितनी टैक्सेबिलिटी आती है, दैट इज अ लेवी, क्रिएशन ऑफ अ चार्ज विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर टैक्स. नाउ व्हाट इज अ कलेक्शन? कलेक्शन इज जो असेसमेंट का उसका प्रोसीजर है, शो कॉज नोटिस देना, उसके बाद उसके डिमांड को असर्टेन करना एंड देन मे बी अगर डायरेक्ट सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे पेमेंट नहीं हो रहा है, वॉलंटरी पेमेंट नहीं हो रहा तो उसको उसकी रिकवरी करना फोर्सफुल तरीके से. दिस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. नाउ व्हाट अबाउट पेनल्टीज? व्हाट अबाउट पेनल्टीज? क्या इस प्रोविजन में कहीं भी कोई पेनल्टी का जिक्र आ रहा है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज आप मे बी स्टार्टिंग में शेयर कर रहा हूं आपसे. तो ये पेनल्टी लगाने की पावर गवर्नमेंट के पास आ कहां से रही है, ये हमें पकड़ना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा कि पेनल्टी लगाने की पावर गवर्नमेंट के पास कहां से आ रही है. मैं थोड़ा सा आपको प्री जीएसटी रिजिम में लेके जाता हूं, तब शायद आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये क्या कुछ गड़बड़ है या क्या इश्यू आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पॉपअप होने वाला है. जब हम प्री जीएसटी रिजिम में जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट के तहत जितने भी आइटम दिए हुए थे उनके तहत अपने कानून बनाती थी या टैक्सेस लगाती थी. सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर यूज्ड टू लेवी एंड चार्ज टैक्सेस विद फॉर द सब्जेक्ट मैटर व्हिच आर देयर इन द स्टेट लिस्ट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट बोथ आर पार्ट ऑफ शेड्यूल 7. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग कंकरेंट लिस्ट बिकॉज कंकरेंट लिस्ट में कोई टैक्सेस नहीं है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेस. अब अगर आपको मैं रिकलेक्ट कर रहा हूं कि हमारा जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट जिस तरीके से डिजाइंड था, तो आप जब उसको देखेंगे एक एक करके तो आप उसमें एक बड़ा बहुत अच्छा सा कहेंगे कि क्रोनोलॉजी देखेंगे कि किस तरीके से लिस्ट डिजाइंड है. जब आप यूनियन लिस्ट देखने जाएंगे तो एंट्री नंबर 1 से लेके एंट्री नंबर 81 कुछ एक तरीके की बात कहती है.
एंट्री 82 से 92 एक कुछ डिफरेंट बात कहती हैं, 93 ऑनवर्ड्स कुछ अलग ही बात कहती है। सिमिलरली स्टेट में 1 से 44 का एक एनालॉजी है, 45 टू 63 की दूसरी एनालॉजी है, देन 64 ऑनवर्ड्स थर्ड एनालॉजी है। ये क्या एनालॉजी है, लेट मी टेल यू। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 1 टू 81 टॉक्स अबाउट जनरल पावर्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। एंट्री 82 जो कि इनकम टैक्स की पावर के साथ स्टार्ट होती है, एंट्री 82 टू 92 A B C there are these entries are there, तो 92 तक जो जाके जो एंट्रीज आ रही हैं, दे आर टैक्सेशन एंट्रीज, प्लीज माइंड माय वर्ड। 1 to 81 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, 82 टू 92 ये हमारी टैक्सेशन एंट्रीज। व्हाट इज एंट्री 93? व्हाट इज एंट्री 93? 93 ऑनवर्ड्स एक तीसरी एंट्री है। Please mind the entry 93 of the Constitution of the Union List of the 7th Schedule of the Constitution of India says offenses against laws with respect to any of the matters in this list. With respect to any of the matters in the list. यानी कि इस लिस्ट में जितनी भी चीजें जो भी हम दे रहे हैं, जो कवर्ड हैं, उन मैटर्स के रिगार्डिंग जो आपको ऑफेंसेस के लिए जो लॉ बनाना है उसका सब्जेक्ट मैटर है। एग्जैक्टली सिमिलरली जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में क्या है, अप टू 140, अप टू एंट्री नंबर 44 जनरल एंट्रीज, अप टू 45 टू 63 टैक्स एंट्रीज, जिसमें कि हमारा एंट्री टैक्स, माइनिंग के ऊपर टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्सेस और सब इन सब चीजों के ऊपर टैक्सेस, वैट का जो हमारा लेवी थे वो सब के सब इसी में आता था, से लेके 63 तक टैक्सेस। Then again there is a entry number 64 in the state list which says offenses against laws with respect to any of the matters in this list. अब अगर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, कि जो मैंने डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर बताया अलग अलग इंडस्ट्री में, इसको किसी को बहुत अच्छे से और डिटेल में, क्योंकि हमारे पास वी आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि हम बहुत डिटेल में इस बात को बात करूं। आई एम जस्ट सजेस्टिंग वन ऑफ द जजमेंट फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ऑचेस फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। वन कैन गो एंड रीड दैट टू अंडरस्टैंड कि ये तीन अलग अलग क्या क्या चीजें चल रही हैं। वन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड टैक्सेस, थर्ड इज ऑफेंसेस के ऊपर लॉ। तो व्हाट ऑफेंसेस के ऊपर जो लॉ बनाने का सब्जेक्ट मैटर है वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आ रहा है। नाउ लेट अस कम टू जीएसटी। क्या जीएसटी स्टेट लिस्ट में है? आंसर इज नो। क्या जीएसटी यूनियन लिस्ट में है? आंसर इज नो। करंट कंट्री में भी नहीं है, हम जानते हैं। इसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 246A। अब जब हम आर्टिकल 246A की बात करते हैं तो आर्टिकल 246A क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या ये एंट्री टैक्सेशन एंट्री है जो कि स्टेट और यूनियन लिस्ट से हटा के आर्टिकल 246A में लिया है, या इट इज समथिंग मोर देन दैट? प्राइमा फेसाई माय रीडिंग इज इट इज टैक्सेस एंट्री, जो कि यूनियन या स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी, उसकी जगह पर एक नया आर्टिकल बना दिया गया जिसमें कि ये टैक्सेस की एंट्री आर्टिकल 246A में लेके आ गए। नाउ व्हाट अबाउट ऑफेंसेस? ऑफेंसेस के लिए कुछ भी नहीं लिखा उसमें, ऑफेंसेस के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया। नाउ कैन वी से जो हमारा स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट की एंट्री 64 और 93 है रेस्पेक्टिवली, आर दे कवर ऑफेंसेस अंडर द जीएसटी लॉ? आंसर इज एब्सोल्युटली नो टू एटलीस्ट दिस एस्पेक्ट। कि भाई एंट्री 93 है वो स्पेसिफिकली कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द लॉ मैटर्स इन दिस लिस्ट, वहां भी नहीं आते। तो फिर ऑफेंसेस के लिए लॉ कैसे बनेगा? सो प्राइमा फेसाई देयर अपीयर्स सम डिस्कनेक्ट कि ये लॉ बनाने में कैसे कैसे लॉ बनाएंगे और कहां से अथॉरिटी निकल के आ रही है। अब इसके लिए फिर दूसरी चीजें आती है, क्योंकि सी व्हाट हैपेंस, पावर टू लेजिस्लेट डजंट कम फ्रॉम आर्टिकल 246 और मे बी दीज लिस्ट, दीज आर द सब्जेक्ट मैटर्स। पावर कम्स फ्रॉम 245 एंड देयर इज अ रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर्स। नाउ देयर इज अ रेजिडुअरी पावर विद द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 248 व्हिच सेज कि भाई जो भी मैटर कहीं भी कवर नहीं हो रहा उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में उसको भी अमेंड करके उसमें स्टार्टिंग फ्रेज लगा दिया गया, सब्जेक्ट टू सेक्शन 246। तो दैट मींस जो सब्जेक्ट मैटर 246 में कवर हो गया, 246A में कवर हो गया, सॉरी नॉट 246, उसके ऊपर ये पार्लियामेंट की रेजिडुअरी पावर भी नहीं चलेगी। सो
मुझे जो ऐसा लगता है कि कहीं दो आउटकम निकल के आते हैं कि अगर हम उस सब्जेक्ट मैटर को ये मानते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट मैटर टैक्सेस का है, तो प्रोबेबली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ अंडर द रेसिडुअरी क्लॉज बट नॉट द स्टेट गवर्नमेंट. सो ये मैंने आपको एक इंट्रोड्यूस कराया जो एक बहुत बड़ा इश्यू है कि ऑफेंसेस के रिगार्डिंग में, ऑफेंसेस मींस ऑफेंसेस फॉलोड बाय द पेनल्टी एंड पनिशमेंट, कि ये पूरा एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है जो कि आने वाले टाइम का है, एंड इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड इन द कोर्ट्स. सो quite possible, and we should be vigilant कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है. Now let me proceed further towards something more apart from the constitutional aspect. What is an offense? जब भी हम पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन या किसी भी तरीके के पनिशमेंट की बात करते हैं, then there first of all there has to be an offense. यानी कि ऑफेंस का कोई डेफिनेशन हमारे जीएसटी लॉ में नहीं है, though there is a complete chapter this which starts from 120 section 122 to till section 138 chapter 19. So offenses and penalties. Offenses है क्या? See, offenses जो term है ये जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइंड है. सेक्शन 238 of the general clauses act define it to mean any act, please mind, any act or omission. Any offense may be an act or may be an omission which is punishable by law of the land, which is punishable. Any act or omission which is made punishable by the law for the timing by the any law for the time being in force. This is what an offense. So meaning thereby, अगर मान के चलिए किसी भी एक्ट के लिए या ओमिशन के लिए आपका पनिशमेंट लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो ऑफेंस ही नहीं है. अब हम जीएसटी लॉ का अगर आर्किटेक्चर देखेंगे तो देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 125 व्हिच इज अ जनरल पेनल्टी. जनरल वो क्या कहते हैं कि अगर कहीं और अगर आपका कोई किसी भी एक्ट या ओमिशन के लिए अगर आपके पास कहीं और कोई प्रोविजन नहीं है, देन द पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 कैन बी लेविड और शैल बी लेविड, जो कि अप टू 25,000 रुपए तक स्ट्रेच होगी अंडर वन लॉ. सो मीनिंग देयर बाय, अगर जीएसटी लॉ में कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट है और वो पूरी नहीं हो रही है तो वो ऑफेंस तो कहलाएगा. इट इज बोथ वे कि आपने लॉ ने कुछ मना किया था आपको नहीं करना है एंड यू डन दैट एक्ट, और लॉ ने कहा था कि ये आपको करना है एंड यू हैव नॉट डन दैट एक्ट. सो इट इज बोथ वे. इट इज यू ओमिटेड टू डू दैट. सो इट मे बी एन एक्ट और इट मे बी एन ओमिशन व्हिच इज पनिशेबल बाय लॉ. अभी मैं क्विकली थोड़ा आप लोगों से एक जनरल सी बात डिस्कस करना चाहूंगा कि कई बार हमें सुनने में आता है कि भाई जीएसटी के ऑफेंसेस, दीज आर द इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इन्होंने पूरा देश का मतलब वो रीढ़ खराब कर दी है, बेस फाउंडेशन खराब कर दिया है. ये बहुत बार हमें इनफैक्ट कोर्ट में कई बार डायलॉग ये सुनने को मिलता है, एंड दीज टर्म्स आर बीइंग इवन रिसीव्ड इन द राइटिंग एज वेल. कि जब भी हम कोई कोर्ट के केसेस वगैरह देखते हैं तो जो गवर्नमेंट साइड से जवाब आता है तो पहली बात ये लिखी हुई आती है, इट इज एन इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इसकी वजह से मतलब पूरा हमारा इकोनॉमी चरमरा रही है, बहुत सीरियस ऑफेंसेस इनको माना जाना चाहिए. इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड व्हिच आर बीइंग यूज्ड. सो अब एक बार इनफैक्ट आई कैन से कि वन इन इनफॉर्मल डिस्कशन I get to hear that it is offenses under the GST law are the heinous offenses. So just to ये different terminology सुनने में आई, serious offenses, economic offenses, and this is what heinous offenses. So क्या ये heinous offense या heinous crime या economic crime या serious offense है क्या? First of all we need to understand that, क्योंकि ये कई बार सुनने में आता है, बोलने में आता है, बट क्या वास्तविकता में जीएसटी लॉ के ऑफेंसेस यहां कहीं कैटेगराइज होते हैं? सी लेट मी टेल यू द वन ये चीज आंसर जुवेनाइल जस्टिस लॉ में शिल्पा मित्तल के केस में अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द जनवरी 2020 में ये केस डिसाइड किया, वहां पर डिस्कस किया ये वाला मैटर. तो वहां जो मैटर डिस्कस हुआ उसके हिसाब से हीनियस ऑफेंस वो ऑफेंस है जहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट तो 7 साल से ज्यादा है, बट मिनिमम पनिशमेंट भी 7 साल से ज्यादा है. यानी मिनिमम पनिशमेंट लॉ में प्रिस्क्राइब्ड और वो 7 साल का है. तो क्या जीएसटी लॉ में ऐसा है? आंसर इज नो. देन दे केम टू सीरियस ऑफेंसेस. सीरियस ऑफेंस में ये बोला गया कि आपका जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो 7 साल से ज्यादा होना चाहिए, बट मिनिमम सेंटेंस 7 साल से कम हो सकता है. देन इट इज अ सीरियस ऑफेंस. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड इन द शिल्पा मित्तल्स केस. सो क्या जीएसटी लॉ में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है? आंसर इज नो, इट इज 5 ईयर. So in my humble opinion, it cannot be said to be a serious offense even. Then let us come to economic offense. It's a very very common word used for our tax laws. कि भाई ये GST के जो offenses हैं, these are the economic offenses.
और देश की फाउंडेशन खराब कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब कोर्ट की प्लीडिंग होती है तो कुछ इस तरीके की बातें आती है। एंड इनफैक्ट जब आप देखोगे कि डिपार्टमेंट के रिप्लाईज आते हैं तो उसमें 90% साइटेशन वो होती हैं जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड होती हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या जीएसटी के अंदर में कोई भी ऑफेंस, अभी हम बात करेंगे कौन सा ऑफेंस कौन सी पेनल्टी, बट क्या कोई भी ऑफेंस जिसको हम क्या हम उसको कह सकते हैं इट इज एन इकोनॉमिक ऑफेंस? व्हाट इज एन इकोनॉमिक ऑफेंस? क्या इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब इतनी सी बात है कि पैसा है इन्वॉल्व है तो इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया? फिर तो कोई भी चोरी है वो भी इकोनॉमिक ऑफेंस हो जाएगी। प्लीज माइंड, इट्स नॉट लाइक दैट। सी, हमारे देश में एक स्पेसिफिक लॉ है कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1974। बेसिकली वहां पर एक छोटा सा एक्ट है, 2 पेजेस का कुल मिला के एक कानून है, जिसमें कि जो हमारे सीआरपीसी का चैप्टर 36 है, जिसमें लिमिटेशन दी हुई है कॉग्निजेंस के लिए, उसको इनएप्लीकेबल किया गया है। तो प्रिसाइजली इन माय हम्बल ओपिनियन देयर इज ओनली एंड ओनली वन लॉ विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक ऑफेंसेस व्हिच सेज इकोनॉमिक ऑफेंसेस इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1974 एंड देयर इज अ शेड्यूल टू इट, कि उसके साथ में एक शेड्यूल है कि भाई ये शेड्यूल है जिसमें कि 21 लॉज लिस्टेड थे कि भाई 21 लॉज है, ये एक्ट क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिक लॉज कहलाएंगे, जिनके ऊपर ये लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। दिस इज व्हाट सम इन सब्सटेंस ऑफ होल डिस्कशन। क्या जीएसटी लॉ उसका, क्या जीएसटी के जो एक्ट हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये कंपनसेशन सेस, क्या ये उसका पार्ट है? आंसर इज नो। आंसर इज क्रिस्टल क्लियर नो टिल द टाइम फाइनेंस एक्ट 2021 वाज पास्ड। तो प्लीज माइंड, जो भी एक्ट फाइनेंस एक्ट 2021 के पास होने या नोटिफाई होने तक के हैं, वो किसी भी सूरत में इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2021 ने एक अमेंडमेंट किया उस कानून में, कौन सा? इकोनॉमिक ऑफेंसेस 1974 वाला जो एक्ट है, जिसमें कि जीएसटी लॉज को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। सो उससे पहले के जितने भी एक्ट हैं, जितने भी ओमिशंस हैं, दे कैन नॉट बी सेड टू बी अ इकोनॉमिक ऑफेंस। दिस इज व्हाट माय हम्बल ओपिनियन। नाउ लेट मी कम टू द सम कोर प्रोविजंस, जो मैंने कहा कि अब हम एक स्टेप आगे चल के अब हम बात करते हैं कि जीएसटी लॉ में जो हमारे कानून के जो प्रावधान है पेनल्टी को लेके वो क्या क्या है। बिफोर आई कम टू स्पेसिफिक प्रोविजंस, लेट अस हैव अ ब्रॉड स्ट्रक्चर सो दैट हम लोगों के दिमाग में जाए कि हम किस किस तरीके के हैं। बहुत तरीके की पेनल्टीज जीएसटी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। तो कैन आई से बहुत तरीके के ऑफेंसेस हैं? यस, वी कैन से दैट टू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम कहेंगे भाई ये ऑफेंसेस हमें दिए गए हैं। जैसा कि कृष्णा जी ने हमें इंट्रोडक्शन में बताया था कि 122 इज द मेन प्रोविजन जहां पर ज्यादातर पेनल्टीज वगैरह दी हुई हैं। तो 122 सबसेक्शन 1 में 21 टाइप की इंसिडेंसेस बताए गए हैं या ऑफेंसेस बताए गए हैं कि जिनके लिए पेनल्टी लगेगी किसी भी टैक्सेबल पर्सन के ऊपर। तो एक बार को हम उन 21 को बेस मान के चलते हैं, तो कुछ उनमें से ऑफेंसेस हमारे ऐसे हैं जिनमें उन 21 में से जो कि बहुत ग्रेव माने गए। रेदर 4 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ग्रेव ऑफेंसेस माने गए हैं जीएसटी में, यानी कि हम ये कहेंगे कि उनके लिए पेनल्टी भी है पूरी की पूरी, और प्रोसिक्यूशन भी इस तरीके से है कि जो उनको की कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है, नॉन वेलेबल ऑफेंस माना गया है। ऐसे 4 ऑफेंसेस हैं टोटल। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है कि वो जो ऑफेंस है उनके लिए प्रोसिक्यूशन तो है, पेनल्टी भी है, लेकिन उनके लिए उनको इतना ग्रेव नहीं माना गया जितने की वो 4 थे। दैट मींस वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नहीं है, दे आर नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंसेस। यानी कि वो सजा कब हो सकती है? जब ट्रायल में केस प्रूव हो जाए। वो पहले अरेस्ट नहीं होगा उसका, ठीक है? तो इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, वो बाद की बात है। तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई, यानी कि 2। एंड द थर्ड कैटेगरी जहां पर प्रोसिक्यूशन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी है। तो प्रिसाइजली तीन कंपोनेंट में अगर हम मान के चलें, 1 only penalty cases, second penalty with the prosecution but the offenses are non cognizable bailable, third penalty with prosecution but offenses are cognizable and non bailable। ठीक है? वो इमीडिएट उनमें अरेस्ट हो सकती है, डायरेक्ट डिपार्टमेंट उनमें अरेस्ट कर सकता है। तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि बहुत ग्रेव ऑफेंसेस जिनको माना गया है जीएसटी लॉ में। वो मैंने कहा 4 तरीके के ऑफेंसेस हैं, वो जिनके लिए पेनल्टी भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, और यहां पर प्रोसिक्यूशन ज्यादा होगा। हम अपने जितना भी टाइम बचा है उसमें फोकस इसके ऊपर ही ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो आज की डेट में केसेस वगैरह बन रहे हैं, डिपार्टमेंट इन सेक्शंस को इन्वोक कर रहा है, वो होते हैं नहीं होते, वी विल डिस्कस दैट। सी, 4 ऑफेंसेस क्या क्या हैं? सबसे पहला, जिसको हम पहले बोलते थे क्लैंडस्टाइन रिमूवल, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कच्चे की सेल, ग्रे की सेल,
डब्लू की सेल, इनफैक्ट आई गेट टू नो द न्यू वर्ड इन गुजरात की राम राम वाली सेल. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस 2 नंबर का सेल. सो सबसे पहला कि आपने सप्लाई कर दिया बट इनवॉइस रेज नहीं किया. तो यानी कि आपने कहा बुक्स, आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर दी हैं बट यू हैव नॉट रेज्ड एनी इनवॉइस. ठीक है, वो कैश वाली, कच्चे की, समथिंग समथिंग, जो भी जो जैसी टर्मिनोलॉजी आप लोग यूज करना चाहते हैं, जो भी जिस मार्केट में यूज होती है वो हो सकती है. तो पहला सेल, पहला जो ग्रेव ऑफेंस, ये नाउ इट इज कवर्ड बाय द पेनल्टी अंडर सेक्शन 122(1) क्लॉज 1. इट इज कवर्ड इन द प्रोसिक्यूशन 132(1)(a. दोनों चीजें साथ साथ में बात कर रहे हैं कि यहां पर पेनल्टी भी कवर्ड है 132(1)(1) में, 132(1)(a) में हमारा प्रोसिक्यूशन कवर्ड है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज इसका एग्जैक्टली रिवर्स. अभी हमने बात की थी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस. नाउ व्हाट हैपेंड, इनवॉइस इज बीइंग गिवन विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. पहले हो रहा था कि सप्लाई हो गई विदाउट इनवॉइस, अभी क्या हो रहा है, इनवॉइस दे दिया खाली, सप्लाई हुई नहीं. तो बेसिकली जो बहुत ज्यादा आज की डेट में लाइमलाइट में है वो बोगस सेल, बोगस फर्म बना लेते हैं, फेक इनवॉइसेस टाइप की, उनकी बात कर रहे हैं यहां पर कि इनवॉइस दे दिया, एक्चुअली कोई काम नहीं हुआ. नॉट नेसेसरली कि वो सिर्फ बोगस फॉर्म से हो रहा है, इट मे बी फ्रॉम अ रेगुलर फॉर्म एज वेल, कि उन्होंने अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी भी काम के लिए ऐसा इनवॉइस इशू किया जिसमें एक्चुअली अंडरलाइंग सप्लाई थी नहीं. इफ इट इज सो, इट विल बी कवर्ड बाय 122(1)(2) इन द पेनल्टी प्रोविजंस, एंड जो हमारे स्पेसिफिकली प्रोसिक्यूशन के हैं 132(1)(b). नाउ लेट अस कम टू द थर्ड एस्पेक्ट. जो हमने अभी अभी इनवॉइस की बात की कि सप्लाई कर दिया विदाउट, इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट सप्लाई के, ऐसे इनवॉइस के बेसिस के ऊपर क्रेडिट ले लेना. ऐसे इनवॉइस यानी कि वो जो फेक इनवॉइस था उसके बेसिस के ऊपर क्रेडिट ले लेना, या वो इनवॉइस जिसके अंडरलाइन कोई सप्लाई नहीं थी, उस इनवॉइस को आपने अकाउंट फॉर किया और क्रेडिट को अवेल कर लिया. सो दैट इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ ग्रेव ऑफेंसेस जो कि जीएसटी लॉ में माने गए हैं. सो अगेन द पेनल्टी इज कवर्ड बाय सेक्शन 122(1)(7 एंड प्रोसिक्यूशन इज कवर्ड बाय 132(1)(c). मैं आपको दोनों के प्रोविजन एक साथ साथ लेके चल रहा हूं जिससे कि हमें रिपीटेशन बाद में नहीं करना पड़ेगा, समझ में आया कि हाँ ये ग्रेव बहुत है. नाउ फोर्थ एस्पेक्ट है कि आपने सरकार के नाम पर कोई पैसा लिया और उसको गवर्नमेंट एक्सचेकर को डिपॉजिट नहीं कराया फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 3 months. सो दैट्स अ फोर्थ काइंड ऑफ प्रोविजन कि जिसमें कि जिसको कि ग्रेव ऑफेंसेस माना जाता है, दैट विच इज कवर्ड बाय 122(1)(3) अंडर द पेनल्टी प्रोविजंस एंड 132(1)(d). सो ये जो मैंने चार जिस सीक्वेंस में बोले फॉर अ पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट इज वेरी सिंपल, ABCD. दोस मे बी सीक्वेंस में बी डिफरेंट इन द पेनल्टी प्रोविजन बट हार्डली मैटर्स. ये चार चीजें अपनी जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस दिया विदाउट सप्लाई, ITC लिया विदाउट रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या फिर आपने सरकार के नाम पर पैसा ले लिया जो कि एक्चुअली टैक्स नहीं था, उसको डिपॉजिट करा दिया. वन फूड फॉर थॉट हियर, मे बी मैं आई विल एड्रेस इट एट अ लेटर स्टेज. अगर मान के चलिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने सप्लाईज की गुड्स की या सर्विसेज की, हार्डली मैटर्स, एंड उसने टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो ऑब्वियसली वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, अपना इनवॉइस रेज कर रहा है, मे बी उसके पास पेमेंट्स आ रहा है, और व्हाट मतलब मे बी ही इज हैविंग अ फाइनेंशियल क्रंचेस, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कोई भी रीजन है, फाइनेंशियल क्रंचेस है, और उस पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर वो उसी रेट से टैक्स चार्ज कर रहा है जिस रेट से उसके ऊपर एप्लीकेबल है. कैन दिस फेलो और कैन दिस रजिस्टर्ड पर्सन बी कवर्ड बाय प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132(1)(d और 122(1)(3)? दैट मींस पेनल्टी क्या इसके ऊपर लग सकती है 122(1)(3) में? क्या इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है? मैंने वर्ड्स मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा. मैंने जो पहले बोला था कि गवर्नमेंट के नाम पर आपने टैक्स बता के पैसा ले लिया, बस सरकार को जमा नहीं कराया. नाउ आई एम सेइंग समथिंग डिफरेंट. नाउ आई एम पोजिंग यू एन एग्जांपल कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन था, उसने टैक्स चार्ज किया और वो अभी डिपॉजिट नहीं कराया, उसके पास फाइनेंशियल क्रंचेस थे. क्वेश्चन ये है कि क्या ये फॉल करेगा वहां पर? मे बी दूसरा एग्जांपल. लेट्स हैव अ सेकंड एग्जांपल. दीज आर फूड फॉर थॉट. मे बी आई विल कवर देम एट द लास्ट ऑफ द सेशन. By that time you can give your maybe some inputs on it in your comment section. Second example, मैंने सप्लाई किया और मेरा अभी तक मेरे क्लाइंट से पैसा भी नहीं आया. मैंने सप्लाई कर दिया और obviously we know
कि द मोमेंट वी सप्लाई इनवॉइस मेरा रेज हो गया तो मेरे ऊपर टैक्स का पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाती है एज पर सेक्शन 12 ऑफ द सीजीएसटी स्टेट जीएसटी लॉ। तो मेरे पास अभी पैसा भी नहीं आया है मेरे क्लाइंट से, सर्विस रिसिपिएंट ने मुझे अभी पैसा नहीं दिया, तो इन दैट केस कैन दीज सेक्शंस बी इन्वोक्ड? मैंने दो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे, विद दैट लेट मी गो अहेड। तो मैंने आपको तीन तरीके की बात की थी कि जो हमारे क्लॉजेस हैं, नंबर 1 जहां पर ग्रेव ऑफेंसेस, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन विद एंड द ऑफेंसेस व्हिच आर चार्जेबल एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अभी बात करते हैं जहां पर पेनल्टी भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, लेकिन उनको जो माना गया है वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस। ये बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल होता क्या है क्विकली, आई एम श्योर कि सब लोगों को पता है, बट फिर भी क्विकली, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब जो वारंट के बिना भी जहां पर अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कॉग्निजेबल के केस में डायरेक्ट अरेस्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल के केस में कोर्ट के वारंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडली, इफ वी टॉक अबाउट बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, बेलेबल का मतलब है बेल इज योर राइट, दैट मीन्स अगर मान के चलो कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर अरेस्ट करने आता है, देन ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रिलीज यू ऑन द बेल द मोमेंट यू कंप्लाई विद द बेल फॉर्मेलिटीज। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको बेल मिलेगी नहीं। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब है बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, bail is a subject matter of the court's discretion. That means you will have to file a petition before the court, and if the court agrees then it will give you the bail. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करेंगे। So coming again, ऐसे offenses which are treated as a non-cognizable and bailable offense, and for where them the penalties are there are a couple of 6-7 provisions are there. Like आपने कुछ रिफंड ले लिया, रिफंड फ्रॉडुलेंटली रिफंड ले लिया, तो उस केस में क्या होगा? पेनल्टी प्रोविजन हमारा 122(1)(8 कहता है कि आपको पेनल्टी लगेगी, साथ में हमको 132(1)(E बोलता है कि आपको प्रोसिक्यूशन भी होगा। इसी तरीके से जो हमारा कोई भी अगर हमको फेक या फॉल्स डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने सबमिट किए, उस केस में भी ये इसी कैटेगरी में आएगा, यानी कि प्रोसिक्यूशन भी होगा, पेनल्टी भी होगी, बट डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो सकती, ये वो वाले केसेस हैं। इसी तरीके से कोई ऑफिसर है, ऑफिसर को आप रोक देते हो अपनी ड्यूटी करने से, कोई किसी भी तरीके से आप उसके बैरियर क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल, कोई आप सर्च हो रही है, सर्च प्रोसीडिंग में आप किसी ऑफिसर को स्टॉप कर देते हो, नो यू कैन नॉट डू दिस थिंग। ऐसा बहुत सारे केसेस में कभी पहले हुए भी हैं, हमने किससे भी सुने, बट लेट अस लीव दैट। बट दिस इज व्हाट कवर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कि पेनल्टी अलोंग विद द प्रोसिक्यूशन। फिर उसमें है कि अगर मान के चलिए कि ऑफिसर कोई है और ऑफिसर आपको ये कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, और डॉक्यूमेंट्स को जो डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन जो कि आप ऑफिसर को सबमिट कर रहे हो वो फेक है, फॉल्स है, या आपने फैब्रिकेट की है, तो इन दैट केस इज आल्सो कवर्ड बाय द पेनल्टी अलोंग विद द प्रोसिक्यूशन, जो हम अभी बात कर रहे हैं जिसकी। फिर बात आती है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, which are liable for confiscation, that also gets covered here. उसको आप अपने पास स्टोर कर रहे हो, ऐसे गुड्स which are liable for confiscation, they are also get covered here. Maybe उनको सप्लाईज कर रहे हो, they are also get covered here. फिर एक as I recollect, last one is अगर आपके कोई गुड्स डिटेन या सीज हो रखे, मान के चलिए सर्च एंड सीजर का एक्शन हुआ और उसमें गुड्स कंस्ट्रक्टिव सीजर कर दिया कि गुड्स के लेके जा नहीं सकते थे, बड़े गुड्स थे, वॉल्यूमिनस थे, वहां पर सीज कर दिया, या फिर मे बी कोई रास्ते में गाड़ी रोकी हुई है, 129 का डिटेंशन किया हुआ है व्हीकल का, ऐसे किसी डिटेन्ड या सीज्ड जो गुड्स हैं उनको आपने किसी भी तरीके से टेम्पर कर दिया, दोस केसेस आर अगेन कवर्ड विद द पेनल्टी अलोंग विद द प्रोसिक्यूशन। सो ये मोटे मोटे एस्पेक्ट हैं जो मैंने आपको बताया जहां की पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन दोनों हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम दोज 4 ग्रेव ऑफेंसेस। नाउ लेट अस क्विकली टॉक अबाउट जहां पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, ऐसे ऑफेंसेस जहां पर प्रोसिक्यूशन नहीं है, सिर्फ पेनल्टी है। पॉसिबली जो भी हमने बात की इन सब के अलावा जितने भी छूट के सारे वही हैं, बट फिर भी क्विकली अगर हम 122 की बात करते हैं तो जो वहां पर मेंशन है उसमें हो जाते हैं हमारे, एक सबसे पहले तो टीडीएस और टीसीएस के जो भी कंप्लाइंसेस हैं, यानी कि आपको जितना टीडीएस या टीसीएस जो डिडक्ट या कलेक्ट करना था वो आपने नहीं किया या कम किया या आपने सरकार को जमा नहीं कराया उस केस में। दूसरा एक आईएसडी कि अगर रॉन्गफुल जो आपने क्रेडिट लिया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके लिए भी रख सकता है। रजिस्ट्रेशन आप लाइबल थे ऑब्टेन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए गलत पर्टिकुलर सबमिट कर दिए, ठीक है, दैट इज आल्सो बीइंग कवर्ड, देयर ओनली पेनल्टी केसेस। सो जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह एज पर लॉ के हिसाब से जो बनाने थे
वो आपने नहीं बनाए, दैट इज ऑल्सो अ ओनली पेनल्टी केस। फिर एक उसमें प्रोविजन है 120 में जो ये कहता है कि आपने अगर मान के चलिए इनवॉइस इशू कर दिया किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के जीएसटीआईएन नंबर से, दैट आल्सो कॉल्स फॉर द पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। सो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये हैं। अच्छा, एक और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, मे बी जो मैंने फूड फॉर थॉट छोड़ा था उसमें हेल्प कर सकता है उसकी किटी को सॉल्व करने के लिए। देयर इज अ वन स्पेसिफिक प्रोविजन व्हिच आई पुट इन दिस किटी कि जहां पर सिर्फ पेनल्टी होगी, दैट्स इट सेज टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड विद इन 3 months, tax collected but not paid within 3 months. Let me read it for you, just a minute. देखिए, दो अलग अलग प्रोविजन हैं, इनको आप देखिएगा। पहले मैंने जो कहा था, मैंने क्या था, टैक्स के नाम पर गवर्नमेंट से पैसा ले लिया। जब मैं ग्रेव ऑफेंसेस की बात कर रहा था, मैंने ये वर्ड बोला था। There are two different clauses in section 122(1). Clause 3 says collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months. Now clause 4 is different. What clause 4 says is collects any tax in contravention of the provisions of this act but fails to pay the same to the government. So यहां पर टैक्स कलेक्शन की बात है। क्लॉज 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज 132 में नहीं है। क्लॉज 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज 122(1)(3) का कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज जो है 132 में यानी प्रोसिक्यूशन प्रोविजन में है, दैट इज 132(1)(d). दोनों में क्या डिफरेंस है? वन इज अ काइंड ऑफ टैक्स जिसकी हम अमाउंट की बात कर रहे हैं जो कि 76 में कवर्ड है, यानी कि वो एक्चुअली टैक्स नहीं था बट आपने उसको रिप्रेजेंट एज अ टैक्स किया। फॉर एग्जांपल कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई थी जिसके ऊपर टैक्स देना ही नहीं था, उस तरीके का अमाउंट, उस तरीके की बात हो रही है यहाँ पर। एनीवेज, चलो, तो वो शायद मिस्ट्री जो मैंने आपके पास छोड़ा था उसको हमने अभी रिजॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा मैंने अभी आपको 3 ब्रैकेट्स बताए, अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इसके जो फाइन पॉइंट्स हैं मोर स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू दोज 4 आइटम्स, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद मे भी कोई केस स्टडी करके ट्राई करेंगे कि उन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें जो कि रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर आपके पास हाथ में केस होंगे आज की डेट में। कुछ एक पॉइंटर स्पेसिफिकली सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, it starts with a term where a taxable person who, then there is a list of 21 items where a taxable person who does this. Then there is a section 122(2) which starts with the term any registered person who supplies any goods or services, then etc. We'll talk about it if time permits. So precisely 122(1) में there is a long list and section starts from a wording where a taxable person who commits these things. 2 is for registered person, and there is a 122(c) which is a kind of remainder and which starts from a any person. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी जो हमारे प्रोविजंस की है, 122(1) लगेगा टैक्सेबल पर्सन के ऊपर, 122(2) लगेगा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, 122(3) लग सकता है किसी भी पर्सन के ऊपर। अब क्वांटम की बात करते हैं, फिर बात करेंगे, फिर देखेंगे कहां क्या कैसे क्या फर्क है। 122(1) में जो पेनल्टी का क्वांटम है दैट इज इक्वलेंट टू द योर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और आईटीसी जो आपने गलत ले लिया या रिफंड गलत ले लिया, समथिंग और 10,000 रुपए विच एवर इज हायर। दिस इज व्हाट स्टैच्यू सेज। 122(2) कुछ लैंग्वेज 73, 74 की लेके आता है, वहां पर बोला जाता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है उसने या तो टैक्स नहीं दिया, टैक्स कम दिया, या एरेनियसली रिफंड ले लिया, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल कर लिया या यूटिलाइज कर लिया। इन केसेस में फिर वो आगे फर्दर बाइफरकेट करते हैं कि भाई क्या ये बिकॉज ऑफ फ्रॉड और विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से था। तो इन दैट केस द पेनल्टी विल बी अगेन जो इक्वलेंट टू द जो हमारा टैक्स अमाउंट या फिर जो इवेजन वाले जितने की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो, या 10,000 रुपए विच एवर इज हायर, जैसा कि 122(1) में जो क्वांटम है उसके बराबर पहुंच गए। बट इफ इन केस इट इज अदरवाइज देन बाय वे ऑफ फ्रॉड और विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, इन दैट केस इट वुड बी 10,000 रुपए और 10% ऑफ द अमाउंट विच वी आर डिस्कसिंग, कि ये जो अमाउंट ड्यू हो रहा है या इवेड हो रहा है, वॉट एवर।
तब क्वेश्चन एक ये दिमाग में बड़ा कॉमन सबके आता है कि एक आदमी है जिसका कि कोई भी क्लॉज सप्लाई कर दिया गुड्स विदाउट इनवॉइस, डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ा, तो वो उसकी पेनल्टी कहाँ कवर होगी? उसकी पेनल्टी जो मिलेगी उसको, क्या उसके ऊपर जो पेनल्टी लगनी है वो सेक्शन 122(1) में लगेगी क्योंकि वहां कवर हो रहा है, या क्योंकि उसने टैक्स नहीं दिया तो वो 122(2) में भी कवर हो सकता है। फिर कुछ बार कई बार दिमाग में बात आती है कि वो 74 में भी तो लिखा हुआ है, तो क्या पेनल्टी वहां लगेगी? तो पेनल्टी कहां लगेगी? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल 73 74 वर्सेस 122 125 की अगर हम बात करते हैं तो मेरी राय में 73 74 एक प्रोसीजरल प्रोविजन है कि प्रोसीजर कैसे कैसे लगाना है, कैसे कैसे करना है, उसकी बात करता है। पेनल्टी का जो इंपोजिशन है या क्वांटिफिकेशन है वो 122 में ही होगा हमेशा, ठीक है? तो 74 देयर इज नो क्वेश्चन। अब 122 में ही हमारे पास दो क्लॉजेज आ रहे हैं। वन क्लॉजेज इन 122(1) क्योंकि टैक्सेबल पर्सन इंक्लूड्स रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल पर्सन एज डिफाइंड द जीएसटी लॉ मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो वो रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल पर्सन भी कहलाएगा, तो वो 122(1) में भी आ रहा है, 122(2) में भी आ रहा है। अगर 122(2) में आ रहा है तो उसके साथ फायदा क्या होने वाला है? उसको दो फायदे हैं कि एक तो ये हो जाता है वो किसी भी तरीके से ये प्रूव कर देता है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फ्रॉड, इट वाज अ बोनाफाइड मिस्टेक। इन दैट केस वो रिड्यूस पेनल्टी वाली बात आ जाती है, डायरेक्टली फुल रिड्यूस पेनल्टी में आ जाता है। इवन इन दैट केस अगर हायर साइड है तो जो 73 74 का प्रोसीजर होगा उसमें जाके एनी पर्सन हैज ऑप्शन कि 74 में भी अर्ली पेमेंट करके पेनल्टी रिड्यूस करा सकता है। सो एनीवेज, in my humble opinion, in this specific case 122 shall apply, 122(2) shall apply, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन इज अ मोर स्पेसिफिक वर्ड। टैक्सेबल पर्सन में क्या है कि टैक्सेबल पर्सन में रजिस्टर्ड भी आता है और पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड भी आता है, बट रजिस्टर्ड इज अ मोर स्पेसिफिक वन विद अ काइंड ऑफ 5 ऑफेंसेस। सो दिस इज अ मोर स्पेसिफिक एंट्री, यानी कि अगर दोनों कहीं दो जगह फॉल कर रहा होगा, 122(1) में और 2 में दो जगह कोई ऑफेंस फॉल कर रहा है, तो इन माय हम्बल ओपिनियन the proceeding has to be covered under, the proceeding has to be done under section 122 because it is a more specific। दो जगह नहीं लग सकती पेनल्टी। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू अस अंडर आर्टिकल 20 की दो जगह के ऊपर एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पेनल्टी या दो जगह पर पेनल्टी नहीं लगेगी। अब तीसरा क्लॉज आता है 122(3). 122(3) में थोड़ा सा जो पर्सन अबेट कर रहे हैं या उनको हेल्प कर रहे हैं ऐसे किसी ऑफेंस करने के लिए, वो या फिर आपने कोई स्टेटमेंट वगैरह के ऊपर नहीं पहुंचे, समन वगैरह बुलाया, तो वो सारे कवर्ड हैं जिसमें कि मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 है। तो ये मैंने आप लोगों से बेसिक प्रोविजन 122 का डिस्कस किया। नाउ लेट मी रिकलेक्ट 125 सेज अ जनरल पेनल्टी। अगर हमने जो भी पेनल्टी डिस्कस नहीं किया दैट विल बी कवर्ड बाय द 125 व्हिच इज मैक्सिमम 25,000। अभी पनिशमेंट की भी क्विकली हम बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी। 132 जैसा कि याद कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बताया था मैं रिकलेक्ट कर रहा हूं। 122 में 1 जो लग रहा था टैक्सेबल पर्सन के ऊपर, 122(2) जो लग रहा था रजिस्टर्ड, और 122(3) जो लग रहा था दैट वाज फॉर एनी पर्सन। अभी बात करते हैं 132 की। 132 का वन क्लॉज जो मेन है वो भी कुछ ऐसे स्टार्ट होता था, वो कहता था whoever commits any of the following offenses, namely whoever commits any of the following offenses। तो अगेन वहां पर बहुत सारा 11 क्लॉजेस हैं, जेके एल तक जाके वहां पर क्लॉजेस हैं, एबीसीडी स्टार्ट होके एबीसीडी मोर वेव एज वी हैव डिस्कस्ड, बट द टर्मिनोलॉजी स्टार्ट whoever commits any of the following offenses। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। कितना कितना क्या क्या पनिशमेंट होगा, तो उसमें जो सबसे पहले और जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज कि अगर मान के चलिए जो हमने 4 ग्रेव ऑफेंसेस की बात की थी, प्लीज माइंड 4 ग्रेव ऑफेंसेस, और इन केस में जो हम जिसकी टैक्स एवेजन की बात कर रहे हैं या एक्सेस आईटीसी की बात कर रहे हैं या गलत रिफंड की बात कर रहे हैं, वो अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है। तो इन दैट केस जो पनिशमेंट है दैट इज मैक्सिमम पनिशमेंट इज 5 years। मैक्सिमम पनिशमेंट इज 5 years। अगर मान के चलिए किसी भी केस में जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनमें किसी भी केस में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का अमाउंट आता है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का अमाउंट आता है,
तो जो हमारा पनिशमेंट है दैट इज फॉर 3 years, एंड 1 से 2 करोड़ के बीच में आता है तो पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट इज 1 year. दिस इज व्हाट बेसिकली पनिशमेंट की जहां तक क्वांटम की बात होती है. बाकी के जो पनिशमेंट्स हैं, यानी कि जहां पर खास तौर से जो प्रोफेशनल्स वगैरह के ऊपर लगने चाहिए या जो उनको असिस्ट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर आना चाहिए, वो रिलेवेंट क्लॉजेस एफ, जी और जे है, जिसमें कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 6 month है. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि डिपार्टमेंट जिस तरीके से केसेस बना रहा है वो प्रोफेशनल और जो दूसरे पर्सन जो असिस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी पूरे अमाउंट के लिए बनाता है. नीडलेस टू से 132(4) एंड सबसेक्शन 5 मेक्स इट से सो कि जहां पर 5 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट है और इट इज द ऑफेंस इज क्लॉज ABCD, क्लॉज ABCD ऑफ 132(1), यानी कि वो 4 ग्रेव ऑफेंसेस. इन दैट केस इट इज नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल. रेस्ट ऑल द केसेस आर सॉरी, जो 4 केसेस हैं दे आर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल. रेस्ट ऑल द केसेस आर बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट. अभी मैं एक केस स्टडी टाइप से एक केस की बात करेंगे, उससे पहले लेट मी रिकलेक्ट यू कि एक नया प्रोविजन और लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था इनकम टैक्स लॉ में, जो कि प्रिसाइजली मैं ये कहूंगा कि जीएसटी लॉ के लिए आया था. इनकम टैक्स में जीएसटी लॉ में, जीएसटी में एरा में, जो कि जिसको हम ये कह सकते हैं एलीज्ड या फेक या बोगस इनवॉइसेस के जितने केसेस सामने आ रहे थे या डिपार्टमेंट ये कर रहा था, उनको लेके एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाला गया 271 AAD. उसमें यह था कि अगर कोई भी फॉल्स एंट्री अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है तो फॉल्स एंट्री के बराबर का आपको पेनल्टी लग सकती है. और वो फॉल्स एंट्री को जिस तरीके से डिफाइन किया गया, प्लीज माइंड माय वर्ड, जितने भी उसके वर्डिंग्स हैं वो सारे के सारे जीएसटी लॉ जैसे हैं. उसमें जो मेन बातें थी वो ये थी कि अगर कोई फॉल्स एंट्री क्या क्या हो सकती है, अगर कोई फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी सामने आता है वो हो गया, विदाउट एक्चुअल सप्लाई और रिसीप्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, कोई आपको एंट्री दिख रही है वहां पर कि आपने कोई इनवॉइस ले रखा है उस तरीके से, जो बेसिकली जीएसटी के ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे उसमें लिखे हुए हैं, या आपका ट्रांजैक्शन किसी ऐसे आदमी के साथ है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, तो वो सारी की सारी फेक या फॉल्स एंट्री होंगी. तो नाउ लेट मी कम टू वन ऑफ द एग्जाम्पल और लेट्स से केस स्टडी टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कितना कितना क्या क्या लॉ के प्रोविजंस हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, क्योंकि ये आज की डेट में हम सब लोगों के पास ये ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि कई बार क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको ये नोटिस आ गया कि आपने जिससे परचेज किया है उस आदमी ने टैक्स डिपॉजिट नहीं कराया, या वो आदमी फेक है, या वो नॉन एग्जिस्टेंट है. तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए उसको समझने के लिए लेट अस फर्स्ट डिस्कस द होल ऑफ द इकोसिस्टम. ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, आई एम श्योर ज्यादातर लोगों को सब पता है, बट जस्ट टू हैव ऑन द सेम पेज. सी, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, देयर इज अ पर्सन जिसको कि हम मास्टरमाइंड कह सकते हैं, कि एक मास्टरमाइंड डिफरेंट ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जहां पर कि उनकी सप्लाईज तो पूरी की पूरी एक नंबर में या प्रॉपर चैनल से होती है, बट उनकी इनवर्ड सप्लाई, लेकिन उनका जो आउटकम है या उनकी जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके लिए उनको या तो कैश में बिल फाड़ने पड़ते हैं, या फिर उनको बिल फाड़ने मतलब मिलता नहीं है सामने वाला, कोई भी चेक से पेमेंट देने वाला नहीं है, समथिंग. ऐसे बहुत कॉमन एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि सीमेंट वाले हैं, आयरन वाले हैं, या मे बी FMCG वाले हैं, या मे बी ऐसे भी हो सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह के लोग हैं, या फार्मा इंडस्ट्री के, जहां पर बिल तो सामने वाला लेता है बट उसको ITC मिलता नहीं है. तो वो मास्टरमाइंड टाइप के जो लोग होते हैं वो इन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इनमें से किसी, लेट से एक सीमेंट वाले डीलर को पकड़ा. सीमेंट वाला डीलर, सीमेंट का बायर जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस ही डजंट टेक द इनवॉइसेस, क्योंकि बाय व्हाटसोएवर रीजन उसके क्यू में नहीं जाते. तो वो इसको हम बोल देते हैं, इस डीलर को एक सोर्स डीलर या सोर्स कंपनी बोल देते हैं. तो वो डीलर उसको अप्रोच करता है कि अच्छा तुम्हारे तो वैसे ही तुम कैश में बिल फाड़ रहे हो, इसका तुम्हारे पीछे से जब इन्वेंट्री आ रही है यू विल हैव टू मेक इनवॉइस, बट वो सामने आपका बायर अवेलेबल नहीं है, ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके कैश में बिल फाड़ रहे हो. तो ऐसी सिचुएशन में वो कहता है कि मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूं, और वो एक कंपनी ए नाम से रजिस्टर कराते हैं, लेट्स से ए एंड कंपनी. वो ए एंड कंपनी पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कुछ फॉर्म रजिस्टर करा देता है, और ए एंड कंपनी के नाम से कहता है आप इसके नाम से बिल दे दो, मे बी कोई कमीशन वगैरह आपस में जो भी पास ऑन उनको करना होता है वो कर लेंगे.
दैट सोर्स डीलर इज वेरी हैप्पी इन इट, क्योंकि उसको तो वैसे भी कैश में बनाना था बिल, उसने क्या किया, इसके कहने से ए के नाम से बिल बना दिया और कुछ अर्निंग भी कर ली। अब ये जो ए एंड कंपनी थी, दैट इज वाला डमी फर्म। डमी फर्म मतलब वो किसी ऐसे आदमी के नाम से रजिस्टर्ड थी, वो उस मास्टरमाइंड के नाम से भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी ऐसे आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है जो कि कोई ड्राइवर है या कोई मजदूर है या समथिंग समथिंग, या किसी का गार्डनर है, ऐसा कुछ। मे बी उसको भी कुछ कमीशन इसमें दे दिया उसने। अब उन्होंने कुछ इस तरीके की मल्टीपल कंपनीज बनाई। ए ने, लेट्स से ए एंड कंपनी ने बी एंड कंपनी को बिल किया, बी एंड कंपनी ने सी एंड कंपनी को, सी एंड कंपनी ने डी एंड कंपनी को बिल कर दिया। सो दैट्स अ टिपिकली वी कैन से कि ये लेयरिंग हो रही है, या ये कह सकते हैं कि लॉन्ड्रिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग में हम यूज करते हैं वर्ड, वहां पर यहाँ ये आईटीसी लॉन्ड्रिंग हो रहा है कि एक दूसरी फर्मों में इनपुट टैक्स इनवॉइसिंग करी जा रही है। यहाँ पर शेप या इनवॉइस की रिक्वायरमेंट भी जो भी है, यूनिट्स भी चेंज हो जाती है इन बिटवीन। Now what happened? Now there is a consumption company, we can say, comes into picture, जिसको कि आगे अपना टैक्सेस पे करने हैं। तो now this mastermind again approaches to other companies कि मैं आपको बिल दे देता हूँ इस चीज का, आपके पास इनवॉइस नहीं है, and you can utilize this input tax credit। तो बेसिकली हमारे जो अभी तक मैंने आपसे इकोसिस्टम डिस्कस किया, इसके कुछ हम 3-4 तरीके के लोग हो गए इसमें। वी विल ट्राई कि कौन सा प्रोविजन किसके ऊपर लगता है। वन इज अ सोर्स कंपनी, अनदर इज अ कंजम्पशन कंपनी और अ कंजम्पशन डीलर, थर्ड इज अ मास्टरमाइंड, एंड फोर्थ इज वो ए बी सी डी, ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, सी एंड कंपनी, जो हमारे बेसिकली जो हमारे डीलर्स हैं, जो कि फेक हैं, या फिर जो मतलब खुद एक्चुअली काम नहीं कर रहे, सिर्फ उनके नाम से वो फर्म बनी हुई है। एक और पार्टिसिपेंट हो सकते हैं इस पूरे इकोसिस्टम में, ऐसे लोग जो कि एम की हेल्प कर रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। नंबर 1, लेट अस से पी और क्यू हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सर्विसेज दी है मिस्टर एम को, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस इकोसिस्टम, आरएसटी, लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिससे जाके मिस्टर जो मास्टरमाइंड था, लेट्स से मिस्टर एम, तो मास्टरमाइंड ने अप्रोच किया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कोई मेरी फर्म रजिस्टर करा दो। सीए ने कहा कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स लाके दो, डॉक्यूमेंट्स लाके दिया, और अंडर अ बोनाफाइड बिलीव उसने अपनी फीस चार्ज की और जाके अपना रजिस्टर करा। तो दोस टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड एज बोनाफाइड पीपल। तो ये रेस्ट कैटेगरी हो सकती है, आरएसटी जिसको हम बोल लेते हैं। पीक्यू जो कि इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व का मतलब हुआ कि जिनको इस सिस्टम की पूरी मान के चलिए एक अकाउंटेंट है जिसको पता है कि ये सारे काम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इससे फर्जी बिलिंग बना रहे हैं, फर्जी अकाउंटिंग कर रहे हैं, एबीसीडी की, कोई एक्चुअली गुड्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, एक टैली पे बैठ के सब केसेस की अकाउंटिंग। तो वो जो अकाउंटेंट है वो इस फॉल में कर जाएगा, लेट्स से पी और क्यू उसको मान लेते हैं, जो इन्वॉल्व नहीं है उसको आरएसटी मान लेते हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं कि जो हमारे पैनल प्रोविजंस है उनको इनके ऊपर लगाने के। तो हमारे पास 5 तरीके के लोग हो गए। यहां पर हमारी एडवाइजरी रोल भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है। लेट अस अज्यूम स्टार्ट्स फ्रॉम द कंजम्पशन कंपनी, यानी कि जहां पर वो ये फेक इनवॉइसिंग से, फेक ट्रेल से ये आईटीसी पहुंचा किसी रियल कंपनी के पास जिसने कि उसको यूज किया। दैट्स हम कह सकते हैं उस फेक चेन का लास्ट सिरा। तो उसके केस में जब वो कल को पकड़ में आएगा, तो उसके केस में डिपार्टमेंट क्या क्या मांगेगा। आज की डेट में यू ऑल एग्री विद मी कि डिपार्टमेंट नॉर्मली ऐसे लोगों को अप्रोच करता है और उनको सीधा ये बोलता है कि आप आईटीसी जितना भी आपने ले रखा है वो डिपॉजिट करा दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एंड इन सम केसेस डिपार्टमेंट सेज ओके साथ में 15% पेनल्टी भी डिपॉजिट करा दो, सो दैट वी विल नॉट इशू द शो कॉज नोटिस एंड चैप्टर विल ओवर। मेरा एक छोटा सा यहाँ पर सजेशन है टू ऑल प्रोफेशनल कलीग्स, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है एट टाइम्स जो आपका क्लाइंट है विच इज अ बोनाफाइड वन, लेट अस अज्यूम उसने बोनाफाइड परचेजेस किए हैं, उसने कोई फेक वेक का उसको पता भी नहीं है कि क्या फेक था, वो आपको आके कहता है कि भाई ये ऐसा ऐसा नोटिस आया हमारे पास। अब एक तरीका तो ये है कि उस नोटिस में तो अमाउंट लिखा हुआ है, लेट से सिर्फ 2 लाख रुपए का, लेट अस जस्ट अज्यूम कि 2 लाख रुपए का था, और मे बी इंटरेस्ट वगैरह वी कैन अज्यूम 50,000 रुपीज इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होगा। तो क्लाइंट के पास 2 चॉइसेस है, एक तो कि लिटिगेशन में जाए कि भाई हमारे पास कुछ भी गलत नहीं किया है हमने, सो वी वोंट ओबे योर नोटिस, एंड अगर आपको केस बनाना है तो केस फाइनल करो, विल गो इनटू अपील। दिस इज व्हाट वन केस। ये आदमी कब बोलेगा? जब ही इज कॉन्फिडेंट एनफ कि ही इज बोनाफाइड वन, उसने कुछ गलत नहीं किया, तभी बोल सकता है, अदरवाइज बोलेगा भी नहीं। दूसरी चॉइस किसी क्लाइंट के पास ये हो सकती है, बोनाफाइड क्लाइंट के पास वो जेन्युइन है, सब कुछ है, बट वो कहता है कि भाई इस 2.5 लाख रुपए का टोटल मैटर है, ऑफिसर कह रहा है 2.5 लाख रुपए जमा कराना, 2 लाख रुपए क्रेडिट और उसका 15% सॉरी जो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट, दैट्स इट, बाकी तो कुछ भी डिपॉजिट कराने की अभी जरूरत नहीं है। तो 2.5 लाख, एक तो 2.5 लाख रुपए देके पीछा छूटेगा, दूसरी बात ये है कि इनसे लिटिगेशन में लड़ते रहो जिसमें पता नहीं कितना टाइम लगे, कितनी एनर्जी वेस्ट हो।
मेरे को ऐसा लगता है इन केस ऑफ बोनाफाइड क्लाइंट यानी कि जेन्युइन परचेजर, हमारी एक रोल बनता है यहाँ पर कि उसको ये अवेयर कराने का कि आप जो 2.5 लाख सोच रहे हो वो क्या सही में 2.5 लाख है। बेसिकली वो क्लाइंट क्या चाह रहा है, वो आदमी क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए दूं एंड आई विल जस्ट बाय पीस ऑफ माइंड कि भाई ये मैंने 2.5 लाख रुपीस पे कर दिए और मेरा अब पीछा खत्म, मेरे को भले ही मैं जेन्युइन हूं तो भी मुझे डिपार्टमेंट से लड़ाई नहीं करनी कुछ भी, ठीक है, दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो जाएगा, यानी कि डिपार्टमेंट उसको कभी भी परेशान नहीं करेगा। अब इसके पीछे हम थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि क्या क्या उसके ऊपर कोई और एक्शन डिपार्टमेंट का कभी भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनकम टैक्स सेक्शन 271 AAD, अगर मान के चलो जैसा ऑफिसर ने कहा और ऐसा कैसा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, देन आई वुड से यू आर प्रोन टू द चार्ज अंडर सेक्शन 271 AAD। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फाइनली लग ही जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट लगाएगा, देन वी हैव अ डिफरेंट मे बी आर्ग्यूमेंट्स कि ये इसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो सारा वो लिटिगेशन सब्जेक्ट मैटर हो गया। बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये डिसीजन क्यों लेना चाह रहा था क्लाइंट, क्योंकि ही वांट टू बाय द पीस ऑफ माइंड। अभी ये पेनल्टी कितनी होगी भाई, अभी तक तो हमने कैलकुलेट किया था 2 लाख रुपए हमारा आईटीसी अमाउंट, साथ में इंटरेस्ट 50,000। पेनल्टी अगर विद बिफोर शो कॉज नोटिस भी हम काउंट करते हैं तो 122 17 की जो पेनल्टी हमारे लगेगी इसमें, वो 15% मान लेते हैं, क्योंकि हम शो कॉज नोटिस से पहले डिपॉजिट करेंगे, तो 15% मतलब हुआ 2 लाख का 15% 30,000 रुपीज, तो टोटल हो गया 280। अब वो जब इनकम टैक्स की पेनल्टी लगेगी वो कितनी लगेगी, दैट विल बी इक्वल टू द फॉल्स एंट्री। देन द एलिगेशन विल बी, क्योंकि आपने खुद ने पैसा जमा करा दिया, तो जितने की आपने परचेज बुक की है, दैट परचेज इज अ फॉल्स एंट्री, दैट गेट्स कवर्ड विद इन सेक्शन 271 AAD। तो कितने अमाउंट की पेनल्टी, नॉट ओनली 2 लाख, रेदर विद द परचेज वॉल्यूम। लेट अस अज्यूम परचेज जो की जो एंट्री थी वो 5 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की थी, 2 लाख रुपए का टैक्स है तो 15 लाख रुपए की एंट्री होगी। तो एक जो क्लेम कल को हमारे ऊपर आ सकता है, कल को जो इशू आ सकता है, जो केस बन सकता है, वो 15 लाख रुपए प्लस क्वाइट पॉसिबल 2 लाख को भी ऐड कर दें डिपार्टमेंट उसमें, क्योंकि 2 लाख टैक्स अमाउंट भी था, तो मे बी 17 लाख रुपीज अंडर इनकम टैक्स लॉ। नाउ थर्ड एस्पेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि कल को जब डिपार्टमेंट केस बनाएगा तो ऐसा केस बनाते टाइम डिपार्टमेंट ये भी कहेगा कि भाई आज से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपने खुद ने विड्रॉ किया था, दैट आपने खुद ने एडमिट किया था कि ये आपने परचेजेस नहीं किए, फाइन एनफ, आपने उसका टैक्स जमा करा दिया, इंटरेस्ट जमा करा दिया, पेनल्टी जमा करा दिया, फाइन एनफ। बट जब आपने ये एडमिट किया कि कोई गुड्स आपने परचेज ही नहीं किए थे, तो दैट मींस जो आपने सेल दिखा रखी है वो भी फेक है, आपने जो सेल दिखा रखी है वो भी फेक है, बट उस सेल के ऊपर टैक्स दे रखा है, फेयर एनफ, नो प्रॉब्लम, बट उसकी पेनल्टी तो दे जाओ। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ स्पेसिफिक क्लॉज पेनल्टी का ये भी है कि आपने इनवॉइस इश्यू कर दी विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, सो दैट्स अनदर केस विच मे पॉप अप। तो अल्टीमेटली जो आदमी या जो डीलर ये समझ के इस केस को बंद करना चाह रहा है कि भाई मेरा तो 2.5 लाख रुपए जमा करा के भी पीछे छूट जाएगा, प्रोबेबली ही विल हैव टू पे अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपीज कि उसको वो टू जस्ट टू बाय पीस ऑफ माइंड, या फिर वो केस लड़ता रहे। तो ये उसका डिसीजन होना पड़ेगा कि कितना उसको केस में जाना है या नहीं जाना, क्या अपना राइट प्रोटेक्ट करना है कि नहीं जी मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारा जो नोटिस है वो गलत है, ये वाली चीज। तो एक तो ये वाली बात हो जाती है। अब ये हमने अमाउंट बहुत छोटा डिस्कस किया, अगर ये अमाउंट ज्यादा होता, विच एट टाइम्स इज पॉसिबल, कैसे कि अभी एक नोटिस आया, पता लगे फिर कल को उसी पार्टी को दूसरा तीसरा नोटिस आ रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी क्या कर रहा है, ये जैसे जैसे उनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इंटेल आ रहा है उसके हिसाब से ये नोटिस भेजते जा रहे हैं अलग अलग। तो ऐसा नहीं कर रहे कि एक एसएससी को एक नोटिस भेज दिया तो चैप्टर एंड हो गया उसको, यू नेवर नो, आज आपका 2 लाख वाले इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए का आईटीसी का है, कल को 5 लाख रुपए का अलग आ जाए, तो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेशन वापस रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर ये टोटल अमाउंट अगर आपका वो 5 करोड़ से ऊपर आ गया, देन अगेन जो सिर के ऊपर जो तलवार है वो तलवार भी लग जाती है, किसमें, दोनों तरीके की। प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 132(1) भी, सी कौन सा हो गया कि जहां पर मैं फेक इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट ले रहा हूं, बी जहां पर मैं इश्यू कर रहा हूं, तो बोथ कैन बी पॉसिबल, दीज टाइप ऑफ केसेस कैन बी इनिशिएटेड। फिर बात निकल के आती है कि जो पर्सन रजिस्टर्ड है, वो ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, सी एंड कंपनी जिनकी मैंने बात की थी, उनके ऊपर क्या लग सकता है।
देखिए उनके ऊपर अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बात करूं, जितने भी केसेस मैंने हैंडल किए हैं, डिपार्टमेंट उन लोगों को ज्यादातर को केस उनके ऊपर बना ही नहीं रहा। जबकि अगर मैं लॉफुली देखूं तो उनके ऊपर वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं लीगली, कि भाई उस आदमी ने क्रेडिट लिया, उस आदमी ने आगे इनवॉइस आगे दी विदाउट इश्यू ऑफ द विदाउट एक्चुअल सप्लाई, तो उनके ऊपर सब प्रोविजन अप्लाई होती है। बट प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट उन लोगों के ऊपर केस नहीं बना रहा है, ये मानते हुए कि मास्टरमाइंड और एक्चुअली जो सोर्स और जो कंजम्पशन कंपनी है उनके ऊपर ही केस बन रहे हैं। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए हमारा जो केस था, जो हमने लॉ की बात की थी, उसमें वो क्या कहता है हमें कि जो प्रोसिक्यूशन या पेनल्टी किसके ऊपर होगा। कोई आदमी वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु इश्यूज एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या मास्टरमाइंड ने इनवॉइस इशू किया? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। फिर आता है कि takes or utilizes input tax credit without actual receipts of goods or services। अगर मैं 132 देखूंगा तो वो ये कहता है कि उस इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट लिया। तो जो दो स्पेसिफिक क्वेश्चन सामने आते हैं वो ये हैं, क्या इस आदमी ने मास्टरमाइंड ने इनवॉइस रेज किया? माय आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 31 इज वेरी वेरी स्पेसिफिक प्रोविजन which says which authorizes only a registered person to issue the invoice। Second, सेक्शन 16 which authorizes only a registered person to take the credit। और जिस मास्टरमाइंड की हम बात कर रहे हैं ना तो वो रजिस्टर्ड है, तो ना तो वो इनवॉइस इशू कर सकता है, वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए ना तो वो इनवॉइस इशू कर सकता है, ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के दोनों प्रोविजन, जो मेन प्रोविजन हमने डिस्कस किए, वो ऐसा लगता है कि ये इस मास्टरमाइंड के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएंगे। बट इनवेरिएबली इन ईच एंड एवरी केस डिपार्टमेंट जो मास्टरमाइंड को भी जिनको पकड़ रहे हैं उनके ऊपर ये सारे के सारे क्लॉजेस लगा, केस जो बनाते हैं, चार्जशीट जो फाइल करते हैं उसमें ये वाले क्लॉजेस लगाते हैं। अब बात करते हैं पर्सन अबेटिंग, कि अगर मान के चलो कोई दूसरा आदमी जो है जो उनको हेल्प कर रहा है, उनके अगेंस्ट में क्या लग सकता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट की मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ली। तो क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है या उस काम के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि 122, 1, 2 और साइमल्टेनियसली जो हमारे इसी तरीके से 132, 1 के भी बी और सी नहीं लगेंगे, यानी कि वो ग्रेव ऑफेंसेस में नहीं आएगा। तो ये जो दोनों केस हैं, यानी कि पर्सन जो पर्सन अबेटिंग द मास्टरमाइंड एंड मास्टरमाइंड, इनके ऊपर कौन सा प्रोविजन लगा? ये मेन प्रोविजन लगे नहीं। तो इन माय हम्बल ओपिनियन जो लॉ ऑफ द लैंड था, अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, वो उसकी भी बात करेंगे, तो उनके ऊपर जो प्रोविजन लगे वो लगे सिर्फ और सिर्फ 122(3) जो कि रेजिडरी क्लॉज है, जिसमें कि मैक्सिमम 25,000 रुपए की पेनल्टी है। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये कैसे छूट जा रहा है, डिपार्टमेंट किस तरीके से केसेस बना रहा है। मुझे लगता है काफी हद तक गलत बन रहे हैं। अब सोर्स कंपनी की बात करते हैं, जहां से शुरुआत हुई है, तो वहां तो बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंट हमेशा जो टैक्स पेयर है वो ये समझता है कि भाई मैंने तो जितना सप्लाई किया वो टैक्स दे दिया। बट प्लीज माइंड, आपने जो सप्लाई किया उसके ऊपर डिपार्टमेंट कैन कम अप विद अ डबल टाइप ऑफ पेनल्टी एज वेल। और जो डिपार्टमेंट आएगा, कितना सस्टेन तो इनमें से कोई भी नहीं होने वाला, वो मैं कंक्लूड करूंगा सारे लास्ट में जाके कैसे कैसे। बट समहाउ ये डिपार्टमेंट कैसे क्या केस बनाएगा इसमें कि आपने एक्स अमाउंट, एक्स जो प्रोडक्ट था वो सप्लाई किया मिस्टर ए को, जिसके लिए उसका बिल नहीं बनाया, और बिल बनाया किसी दूसरे के नाम से, तो ये दो अलग अलग ऑफेंसेस है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि मैंने जिसको बेचा एक्चुअली उसको तो इनवॉइस नहीं बनाया, तो मेरा अगर पेनल्टी की मैं बात करता हूं तो 122(1) में आ गया। दूसरा केस जिसको मैंने इनवॉइस बना के दिया उसको मैंने सप्लाई नहीं किया, तो वो 122(1) में आ गया। सो उस एंगल से हमको देखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट की बात में नहीं, यहां पर हमको ट्रू पिक्चर में भी क्लाइंट को बतानी पड़ेगी कि यू आर, अगर आप सरेंडर हो रहे हो, अगर आप एज इट इज जो डिपार्टमेंट कह रहा है उनकी बात मान रहे हो, तो यू मे बी प्रोन टू दीज टाइप ऑफ प्रोविजन, इंक्लूडिंग 217 AAD विल बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल फैक्टर। अब जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर बीच में बात किया कि भाई ये जो हमारे प्रोविजंस हैं, दीज शैल बी एप्लीकेबल ओनली अगेंस्ट, मतलब दीज पेनल्टीज कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू मे बी मास्टरमाइंड और द पर्संस हु आर असिस्टिंग टू द मास्टरमाइंड। ये चीज लॉ में, ये चीज सरकार को भी समझ में आ गई कि भाई ये कहीं ना कहीं लॉ ड्राफ्टिंग में मिस्टेक है। तो इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू लॉ में अमेंडमेंट किया गया, जहां पर सेक्शन 122 में एक नया क्लॉज ऐड किया गया, 122(1)(a), और जो हमारी 132 की जो लैंग्वेज थी, जहां पर लिखा हुआ था
whoever commits any of the following उसको चेंज किया गया। तो दोनों जो क्लॉजेज हैं उसमें प्रिसाइजली जो ऐड किया गया उसमें कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया गया कि वो जो मेन पेनल्टी हमारी फुल अमाउंट की लगने वाली बात थी या प्रोसिक्यूशन क्या था, वो प्रोसिक्यूशन उन सब लोगों के ऊपर भी लग जाए जो कि उसको हेल्प कर रहे हैं या फिर उस पूरे प्रोसेस से जो बेनिफिट हो रहा है, यानी कि मान ये इकोसिस्टम फेक इनवॉइस का डेवलप किया, इससे जो बेनिफिट हो रहा है उसको शेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली वर्ड यूज करूं जो 132 में चेंज कर दिए गए, पहले लिखा हुआ था whoever commits any of the following offenses, उसकी जगह लिख दिया गया whoever commits or causes to commit and retain benefit arising out of any of the following offenses। so ये चेंज कर दिया गया। इसी तरीके से जो 122 1A में नया लिया गया उसमें वर्ड यूज किया गया एनी पर्सन। पहले क्या था 122 1 किसके ऊपर लग रहा है, टैक्सेबल पर्सन के ऊपर, 122 रजिस्टर्ड पर्सन, 122 3 जो था जो कि सभी लोगों के ऊपर लग सकता है यानी एनी पर्सन के ऊपर लग सकता था, उसमें मैक्सिमम 25,000 था। तो यहां पर नया क्लॉज लाया गया जिसमें लिखा गया एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ लैंग्वेज, जिसमें लिखा गया एनी पर्सन हु रिटेन्स बेनिफिट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, जिसके हमने फेक टाइप की ट्रांजैक्शन की बात की, उसके ऊपर इक्विवेलेंट टू द टैक्स अमाउंट का जो टैक्स इवेजन जो हुआ है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया या पास ऑन किया उसके बराबर की पेनल्टी लग सकती है। बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये जो दोनों अमेंडमेंट है 122 1A एंड 132 की जो लैंग्वेज जो चेंज की है, these both has been effected with effect from 1st January 2021। now there can be one question in mind कि ये जो लॉ एप्लीकेबल 1st जनवरी 2021 से हुआ है, व्हाट डज दैट मीन? क्या अगर कोई ऑफेंस जो कमिट हुआ है मे बी 17 18 18 19 19 20 में किसी ने कोई इनवॉइस इशू किया, क्या उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो इन क्रिस्टल क्लियर टर्म्स। कभी भी कोई भी क्रिमिनल लॉ किसी भी हालत में रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होता। यानी कि ये जितने भी हमारे ऑफेंस, ये जो नए प्रोविजंस या नए अमेंडमेंट आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आगे के लिए एप्लीकेबल होंगे। Now let me come back to some, मैंने अभी तक जो आपसे डिस्कस किया वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या क्या हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, एक और प्रोविजन पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल कम टू सम मे बी कैसे हमारे पास जब केसेस वगैरह होंगे तो कैसे कैसे उनको क्या क्या डिफेंस हो सकते हैं, अपने क्या कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो मेरे दिमाग में है, सी द वे लॉ हैज बीन फ्रेम्ड वो कुछ इस तरीके से है कि 122 में मेन पेनल्टी बताई गई, 123 एंड 124 आर फॉर वेरी वेरी स्पेसिफिक पर्पसेस नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड इन जनरल मीटिंग। 125 इज अ रेजिडुअरी क्लॉज कि भाई कहीं और पेनल्टी नहीं है तो 125 में लग जाएगी, विच इज मैक्सिमम अप टू 25,000 रुपीज। देन देयर इज अ 126 इज अ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेनल्टी की जब भी कोई पेनल्टी कोई ऑर्डर पास हो रहा है, पेनल्टी लगाई जा रही है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट लेके आइए माइनर ब्रीच का। तो दैट्स वेरी वेरी पैटी कॉन्सेप्ट कि भाई अगर मान के चलो कोई ऐसी जो बिल्कुल ही मिस्टेक टाइप की चीज दिख रही है, जस्ट अ मिनट, हाँ, और उसके लिए पेनल्टी जो है पूरी नहीं लगा के बहुत किसी पैटी अमाउंट की लगाई जा सकती है जिसमें कि इजीली रेक्टिफेबल हो, कोई छोटी मोटी गलती होगी। बट उसमें मैं बहुत ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि उसमें एक वर्ड लिख दिया गया लॉ में कि जो माइनर ब्रीच माना जाएगा, माइनर ब्रीच का मतलब है जहां पर टैक्स अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 5,000 से ज्यादा नहीं, तो इसलिए वो कोई बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला प्रोविजन मुझे नहीं लगता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट जो कि लॉ में लिख दी गई 126 में, 126 क्लॉज 4 है जो ये कहता है कि जो आपका पेनल्टी का जो ऑर्डर पास करेंगे आप, वो पेनल्टी के ऑर्डर में क्या नेचर है ब्रीच जो आपने किया है, जो टैक्स पेयर ने ब्रीच किया है जिसके लिए वो पेनल्टी लग रही है, वो रेस्पेक्टिव लॉ रेगुलेशन एंड प्रोसीजर आप इसको स्पेसिफिकली मेंशन करोगे ऑर्डर में। अगर ये मेंशन नहीं कर रहे तो दैट विल बी वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, दो इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द लॉ इटसेल्फ कि जब भी पेनल्टी कोई लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये तो अगर नहीं भी लिखा होता देन आल्सो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब भी आप किसी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाल रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं, देन यू विल हैव टू गिव अ अपॉर्चुनिटी टू द अदर फेलो। फिर स्पेसिफिकली एक और प्रोविजन इंटरेस्टिंग है जो कि लिख दिया गया, हमको हमारे नॉलेज में होना चाहिए, 125 का क्लॉज 5 बहुत यूजफुल भी है, जिसको आज से नहीं हम डे 1 से यूज करते हुए आए हैं। वहां लिखा गया कि जो जब भी कोई पेनल्टी की हम बात कर रहे हैं तो अगर किसी ने कोई वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया है तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर कैन बी ट्रीटेड एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ द पेनल्टी।
अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्या है कि अब इसको हम यूज तो बहुत जमाने से कर रहे हैं, सब लोग ही कर रहे हैं, और इनफैक्ट इसका यूज कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, आज की डेट में एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अगर मान के चलो कोई आदमी कॉमर्शियल अपार्टमेंट बना रहा है, होटल बना रहा है, मे बी कुछ वेयर हाउस बना रहा है, अब उस केस में जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉस्ट आ रही है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट ऑन दैट इशू ऑन मेरिट्स कि उसका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, व्हाट 17.5 C says, what D says, whatever. But we all know there is a one High Court judgment from the Honorable Orissa High Court in the case of Safari Retreat, which says कि मिलना चाहिए. I am not discussing that contents of that judgment as well कि क्यों मिलना चाहिए क्या है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं. But there is one High Court judgment which says कि हमको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए जो भी मटेरियल सर्विसेज मैंने उसमें यूज की. अभी ये सबको पता है कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है कि नहीं मिलना चाहिए. तो अगर मान के चलिए मैंने अभी क्रेडिट ले लिया तो आई हैव अ रिस्क कि कल को जाके वो जजमेंट कैंसिल हो जाए तो कल को ऐसा नहीं हो मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाए. सेकंड, अगर मान के चलो मैंने नहीं लिया इस डर के मारे और कल को अलाउ हो गया तो फिर ये वाली बात सामने आएगी कि भाई मेरा जबरदस्ती में अननेसेसरी मैंने कॉस्ट बढ़ा ली, या जो सेविंग में कर सकता था वो मैं कर लेता क्योंकि अब टाइम निकल गया उसको लेने का. सो इस पर्टिकुलर डायलेमा से, या दोनों हाथ में हम कहीं लड्डू रखना अगर कोई चाहे कि भाई मैं ले भी लूं और मेरे को कल मेरे को कोई रिस्क भी नहीं हो, पेनल्टी भी नहीं हो, तो उसका बेस्ट वे आउट क्या रहता है. कभी भी जब भी आपके पास दिमाग में ऐसा कोई डिस्प्यूट है कि भाई इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, दिस इज डिस्प्यूटेड पॉइंट, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऑलवेज सजेस्ट क्लाइंट्स कि आप इसका क्रेडिट अवेल कर लीजिए, बट डोंट यूटिलाइज इट एज ऑफ नाउ. एंड ऑल्सो आप इसको उठा के एक डिपार्टमेंट को एक लेटर डाल दीजिए कि भाई हमने जो क्रेडिट है, एक पूरा रिप्रेजेंटेशन बना के कि भाई हमने ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलरली क्रेडिट हमने लिया है, एंड दिस इज व्हाट द बेसिस ऑफ दिस वन. जो भी उसका बेसिस हो, जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हो, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए. मीनिंग देयर बाय यू हैव डिस्क्लोज फ्रॉम योर साइड टू द डिपार्टमेंट बिफोर डिपार्टमेंट डिटेक्टेड एनीथिंग. देखो कल को डिपार्टमेंट डिटेक्ट करता है कि आपने कॉमर्शियल अपार्टमेंट बनाया और उसका क्रेडिट आप लेके बैठे हुए, और उसकी जगह आप पहले से खुद बता रहे हो कि हमने लिया हुआ है, तो ऐसे केसेस में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो गया, देयर इज नो इवेजन. भाई इवेजन तो है ही नहीं ना किसी भी हालत में, वॉलंटरी डिस्क्लोजर करके चल रहा हूं मैं. तो ये चीज हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कि कुछ हद तक लॉ में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया. Now let me come to the last part of our discussion कि जो हम इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, या लास्ट नहीं, अच्छा एक हमारा अभी मैंने अरेस्ट तो बीच बीच में आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है, बट आई हैव नॉट डिस्कस बेल. सो वन इज पेनल्टी को सेव करने के हिसाब से जो डिफेंस है, और देन वी विल डिस्कस इन अ वेरी क्विक मैनर द बेल प्रोविजंस और क्या बेल के लिए पॉइंट्स रहते हैं. तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने हमेशा से ही वर्ड सुना होगा, डिस्कस किया है, मेंस रिया. तो ये मेंस रिया चीज क्या है, या फिर क्या मेंस रिया होना या प्रूव करना डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसे वर्ड्स में कहीं ना तो फेवर में ना अगेंस्ट में लिखा हुआ मिलेगा, ना लिखा हुआ है किसी भी लॉ में, ठीक है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5-7 मिनट लूंगा इस मेंस रिया वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, शायद ये बहुत यूज में आए हम सब लोगों को. तो मेंस रिया का मतलब क्या होता है. फर्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें, मेंस रिया का मतलब क्या है. सी, in the term of mens rea as explained by the Honorable Supreme Court, mens rea is an evil state of mind. Mens rea is a state of mind of a culprit, and mens rea is said to be present when a person does something wrong deliberately knowing that his action is against the law. That is, he had the guilty mind while he was while he committed that act. So जब वो काम कर रहा था वो आदमी, तब उसके दिमाग में ये था कि मुझे चोरी करनी है. मैंने इनवॉइस बिना रेज किए गुड्स बेचे, तो मेरे दिमाग में ये इसीलिए था कि मैं इनवॉइस इसलिए रेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर 18% टैक्स लग जाएगा. दिस इज व्हाट माइंडसेट. मैं वो 18% टैक्स बचाना चाह रहा था. और दूसरी सिचुएशन एक ये हो सकती है कि भाई मुझे पता नहीं था इसके ऊपर 18% टैक्स है, मैं तो ये इसको एग्जम्प्ट मान के चल रहा था, इसलिए क्या कहते हैं मैंने इनवॉइस रेज नहीं किया. मैंने सोचा शाम के टाइम बिल ऑफ सप्लाई सबके एक साथ रेज कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस. So this is what the guilty mind. क्या आपका माइंड ये था कि मुझे टैक्स की चोरी करनी है या नहीं. तो this is what a
एक्चुअली मेंसरिया इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। अब हमारे टैक्सेशन लॉ में क्या मेंसरिया या इसको हम कल्पेबल माइंड कह सकते हैं, गिल्टी माइंड कह सकते हैं, पेनल्टी लगाने के लिए गिल्टी माइंड होना जरूरी है या नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक्सक्यूज मी जनरली बात करूं तो क्रिमिनल लॉ में इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट। क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है कि कोई भी कन्विक्शन तभी हो सकता है या कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कभी तभी प्रूव होता है जब इनवेरिएबली तीन चीजें प्रूव हो जाती है। नंबर वन, मोटिव, कि आप जो भी एक्ट कर रहे हो उसके पीछे क्या मोटिव था। अगेन मोटिव गोज विद बाय योर माइंड, दैट मींस देयर कम्स मेंसरिया। देन कम्स प्रिपरेशन, कि आपने जो क्राइम या जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है या जो ऑफेंस है वो आपका मोटिव था, आपने उसके लिए प्रिपेयर्डनेस की। देन एग्जीक्यूशन, यानी कि वो आपने फिर काम को अंजाम दिया। फॉर एग्जांपल मर्डर की अगर हम बात करें तो पहले तो मर्डर करना आपके दिमाग में था, ये बाई इंसिडेंट, ये नहीं हुआ कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी से कुछ लग गया, दैट्स नॉट मर्डर। सो आपने, आपके दिमाग में था मुझे उसको मारना है, उसके लिए आपने तैयारी की, मे बी वेपन लेके आए आप, देन यू एग्जीक्यूटेड इट। तो ये तीन एस्पेक्ट इनवेरिएबली प्रूव होने चाहिए कभी भी क्रिमिनल लॉ में किसी चीज को आगे फाइनलिटी पे ले जाने के लिए किसी केस में। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो वो फाइनल नहीं होता केस। तो हम सिर्फ लिमिटेड एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि वो गिल्टी माइंड पेनल्टी लगने के लिए यहां जरूरी है या नहीं। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स है, मतलब ऐसा कोई एक जजमेंट नहीं है, आपको 50 तरीके के जजमेंट मिलेंगे। जो आधे ये कहेंगे कि पेनल्टी लगाने के लिए मेंसरिया होना चाहिए, अगर मेंसरिया नहीं है तो नो पेनल्टी। कॉन्सेप्ट मे बी बिहाइंड दिस कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, आर्ग्यूमेंट के पीछे, कि भाई गवर्नमेंट को तो अगर मान के चलो लेट रेवेन्यू मिल रहा है या लेट पेमेंट टैक्स का हुआ है बाय बोनाफाइड रीजंस, कोई गिल्टी माइंड नहीं था, तो वो उसको इंटरेस्ट दे रहा है ना। इंटरेस्ट ऑलवेज इज एट अ हायर रेट। इंटरेस्ट इन टैक्स लॉज इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ पीनल इंटरेस्ट, यानी कि उसकी रेट जो है वो जो सरकार रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट देती है उससे डबल तो होती है हमेशा। तो वो इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल तो रहा है, फिर वो जब उसके ऊपर पेनल्टी क्यों? देन देयर कम्स अदर आर्ग्यूमेंट, अदर स्कूल ऑफ थॉट, नहीं इट इज अ सिविल नेचर की बात है, और सिविल नेचर में ये दिस इज अ सिविल ऑफेंस, यहाँ पे कि आपको जैसे ही आपने कुछ जो ऑब्लिगेशन था वो पूरा नहीं किया, इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक काइंड ऑफ थिंग, वो पेनल्टी लग जाएगी। इसके ऊपर कई लैंडमार्क जजमेंट हैं जो कि अगर इफ समवन वांट्स टू नोट, लाइक गुजरात ट्रावनकोर एजेंसी, फेवरेट ऑफ द डिपार्टमेंट, जो ये कहता है कि सिविल ऑब्लिगेशन है मेंसरिया का, जो मेंसरिया प्रूव करना जरूरत नहीं है, मेंसरिया की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ सिविल ऑफेंस। देन देयर कम्स अ कॉन्ट्ररी जजमेंट व्हिच आई वुड से कि डीपी मेटल्स मेरा बहुत फेवरेट जजमेंट है, 1 TUD पेज 113 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि स्पेसिफिकली बोला गया कि मेंसरिया हैज टू बी प्रूव्ड, गिल्टी माइंड हैज टू बी प्रूव्ड बिफोर लेविंग पेनल्टी। नाउ देयर इज अगेन अ कॉन्ट्ररी जजमेंट फ्रॉम द, अगेन ये मैं जितने भी जजमेंट आपको कोट कर रहा हूं सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के। देन अगेन फ्रॉम द गुलजग इंडस्ट्रीज अगेन सेज व्हाइल कंसीडरिंग द डीपी मेटल्स की ये जो ऑफेंसेस है, दिस वाज अ जजमेंट ऑफ वैट लॉ, कि वैट लॉ का जो वैट के अगेंस्ट में जो पेनल्टी है, दिस इज फॉर ब्रीच ऑफ द सिविल ऑफेंस, सो इसमें मेंसरिया इंग्रेडिएंट नहीं हो सकता। बट इवन फॉर द वेरी वेरी स्पेसिफिक पॉइंटर्स, उन्होंने वो, क्योंकि जो केस में कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट थे, जैसे कि ई वे बिल होता है उसी तरीके से कुछ फॉर्म्स वगैरह का एस्पेक्ट था, वहां पर उन्होंने कहा ये हम जो कह रहे हैं दिस विल नॉट रन फॉर द इनकम्प्लीट और ब्लैंक डिक्लेरेशन फॉर्म्स, ठीक है, उसके ऊपर नहीं लगेगा, तो उसमें कुछ लीवे छोड़ दिया। देन यू मे फाइंड वन ऑफ द वेरी गुड जजमेंट फ्रॉम द बरजात्या स्टील इंडस्ट्रीज, जिसमें कि 11 SCC 617, जिसमें कि स्पेसिफिकली क्या बोला गया कि अगर कोई डिस्क्रिशनरी नेचर की पेनल्टी है तो इन दैट केस एग्जिस्टेंस ऑफ मेंसरिया इज अ रिलेवेंट फैक्टर। यानी कि अगर मान के चलो किसी लॉ में ये लिख दिया कि पेनल्टी 5 लाख रुपए लगेगी या 10% लगेगी या 5 लाख रुपए लगेगी, फिक्स क्वांटिफाई कर दिया, इन दैट केस देयर इज नो रोल ऑफ मेंसरिया। हियर सुप्रीम कोर्ट सेड कि आपको अगर वो डिस्क्रिशनरी है तब आपको देखना है कि मेंसरिया है या नहीं है। कंक्लूजन इज आपको हमेशा अपनी तरफ से एक डिफेंस जरूर लेना चाहिए इन ऑल द बोनाफाइड केसेस कि देयर वाज नो गिल्टी माइंड फॉर द इवेजन, ये हमेशा लेना चाहिए, एंड यू विल गेट सो मेनी फेवरेबल जजमेंट्स। नाउ लेट अस ट्राई टू हैव कि भाई किस तरीके से इसको जीएसटी लॉ से एक बार टच करके देखने की कोशिश करें। जीएसटी लॉ में क्या है, देखिए क्या है, मैंने एज आई सेड कि दिस टर्मिनोलॉजी मेंसरिया
You will never find it in any of the enactment directly कि आपको जीएसटी, वैट, एक्साइज, इनकम टैक्स, मेंस रिया वर्ड मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा. लॉ में किस तरीके से, अब लॉ अगर की वर्डिंग से हमको समझना पड़ेगा कि लॉ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिफोर लिविंग एनी पेनल्टी मेंस रिया हैज टू बी देयर और नॉट. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जीएसटी लॉ के एक बार प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं. जीएसटी लॉ में सेक्शन 135 है स्पेसिफिकली. अब देखिए उसका भी बड़ा मजेदार इंटरप्रिटेशन हो सकता है. वो है कि प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट. इट इज एग्जैक्टली लाइक इनकम टैक्स. जैसे इनकम टैक्स में उसी तरीके का प्रोविजन यहां पर है. यहां क्या बोला गया कि इन एनी प्रोसिक्यूशन, प्लीज माइंड माय वर्ड, इन एनी प्रोसिक्यूशन, लेट मी रीड दिस सेक्शन वर्बेटम, जस्ट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन. और देखिए इसके इंटरप्रिटेशन भी कैसे बनते हैं, ये बड़ा आई वुड से दिस इज अ लॉ इज ऑलवेज अ आर्ट कि आप उसको कैसे पढ़ना चाहते हो या वो कैसे पढ़ा जाना चाहिए. लॉ सेज इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट which requires a culpable mental state. Again, this is culpable mental state means they are talking about mens rea. In any prosecution for an offense under this act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the court shall presume the existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offense in that prosecution. यानी कि पहली बात तो बोला कि कोर्ट के लिए प्रिजम्पशन डाल दिया दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम. तो आई एम श्योर आप सब लोगों को पता है ये जो प्रिजम्पशन होते हैं ये तीन तरीके की होती हैं. वन इज मे प्रिज्यूम, सेकंड इज शैल प्रिज्यूम, थर्ड इज प्रूवन फैक्ट. तो ये तीन अलग अलग तरीके की चीजें दी हुई हैं लॉ में. तो मे का मतलब तो बहुत लाइट प्रिजम्पशन होता है. शैल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बट डेफिनेटली रिबटेबल. एंड कंक्लूसिव का मतलब होता है कि उसमें देयर इज नो रूम फॉर एनी मतलब बेसिकली एनीथिंग टू क्रॉस, या उसके अगेंस्ट में कोई डिफेंस नहीं दे सकते आप. तो यहां पर शेल है. शेल का अपने आप ही मतलब ये है यू कैन टेक अ डिफेंस, यू विल हैव टू प्रूव कि देयर वाज नो मेंस रिया. बट प्लीज माइंड माय वर्ड, मतलब एक लाइन में अगर मैं बात करूं, यहां क्या बोला गया, यहां बोल दिया गया कि प्रोसिक्यूशन के केसेस में यहां पर मेंस रिया कोर्ट मानेंगे कि था, यानी जो मैंने आपसे मोटिव की बात की थी. बट ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सिर्फ इन एनी प्रोसिक्यूशन. अब इसको देखो, इस पर्टिकुलर प्रोविजन जो मैं कह रहा था दो तरीके से पढ़ा जा सकता है. दो तरीके से पढ़ने का क्या मतलब है, इन एनी प्रोसिक्यूशन. तो ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन के लिए, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन प्रोविजन मतलब 132 के लिए, 122 के लिए है ही नहीं. तो जो कि मेंस रिया का प्रिजम्पशन था कि कल्पेबल मेंटल स्टेट मानी जाएगी, ये किसके लिए है. वन स्कूल ऑफ थॉट कैन बी कि दिस इज फॉर 132 ओनली. 122 की इसके ऊपर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है. तो इसलिए 122 में तो मेंस रिया प्रूव करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट कि दिस प्रिजम्पशन इज फॉर प्रोसिक्यूशन नॉट फॉर पेनल्टीज. तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा मेंस रिया डिपार्टमेंट को पेनल्टी लगाने से पहले, नहीं तो वो पेनल्टी का केस सस्टेन नहीं हुआ. नाउ व्हाट कैन बी अदर स्कूल ऑफ थॉट. द अदर स्कूल ऑफ थॉट व्हिच will come from the department side would be कि भाई ये प्रोविजन जरूरत ही सिर्फ प्रोसिक्यूशन के लिए लाने की थी. पेनल्टीज के केस में तो मेंस रिया की जरूरत ही नहीं है, तो इस प्रोविजन को लाने की जरूरत ही नहीं थी. दीज आर द टू डिफरेंट फैक्ट्स जो कि अल्टीमेटली इन टाइम्स टू कम द कोर्ट्स हैज टू सेटल. बट let me tell you, let me share with you couple of more judgment which I think one should incorporate, should read again and again, and maybe आपकी रूटीन और रेगुलर प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. One of them is Shri Krishna Electrical, 23 VST 249. Very, very beautiful judgment in the year 2009. 2 पेज का जजमेंट है, सिर्फ 2 पेज का जजमेंट है. और ये पेनल्टी के ऊपर एक इतना बढ़िया पैरा लिखा हुआ है जो कि हर जगह यूज आने वाली चीज है, जो कम से कम मैं यूज करता हूं बहुत रेगुलर बेसिस के ऊपर. एंड आई कैन वेरी हम्बली कैन से कि मुझे ऐसा याद नहीं आता कहीं किसी भी केस में हमारे किसी भी केस में जो हमने फाइट किया हो उसमें शायद कभी पेनल्टी सस्टेन हुई हो. हर केस में पेनल्टी डिलीट हो जाती है. देखिए उस केस में क्या लिखा गया बहुत साफ तौर के ऊपर. उन्होंने कहा टैक्स और इंटरेस्ट की बात अलग है. दिस इज द लास्ट पैरा इफ समवन वांट्स टू रीड दैट जजमेंट, कि सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ पेनल्टी इज कंसर्न, ठीक है, पेनल्टी की जहां तक आप बात कर रहे हो, ये उस केस के फैक्ट थे कि जो
ऑफिसर जिस टर्नओवर को असेसी के असेसमेंट में ऐड कर रहा था, दैट वाज already declared in the books of account. They were forming part of the books of account, but it was not there in the returns. अब I hope you are following me. कोई पर्टिकुलर टर्नओवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो है, यानी मेरी बुक्स में एंटर्ड है कि मैंने इतने की सेल की, लेकिन मेरी रिटर्न में नहीं है। तो ऐसे केस में कृष्णा इलेक्ट्रिकल ने ये कहा कि so far as the question of penalty is concerned, ये जो आपका पेनल्टी है, पेनल्टी cannot be imposed in these type of cases describing this particular situation, and penalty has got set aside. क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में था। अगर उसके पीछे का रेशो या अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि बेसिकली उसके पीछे की थीम क्या हो सकती है, सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज, सी, एक आदमी वो है जिसने कि माल सेल कर दिया कच्चे में, कैश में, और अपनी कहीं बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब वो पूरी 2 नंबर की सेल कर रहा है, कहीं कच्चे पैसे लगे। दूसरा आदमी ये था कि वो सेल कर रहा है, बाकायदा अपनी बुक्स में नोट कर रहा है और बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है सारे के सारे ट्रांजैक्शन कि मैंने इसको बेचा, इससे इतने में इतना पैसा मुझे लेना है। Who is actually the person who is the culprit one? या अगर मैं बहुत देसी भाषा में चलूं, एक्चुअली चोरी कौन करने की इंटेंशन होगी किसी की? मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ इसमें जो चोरी करने की इंटेंशन है उस आदमी की जो कि कैश में सारा काम कर रहा था, क्योंकि चोर जो चोरी का माल है वो सबसे छुपाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा है। यही अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जो ये बता रहा है कि मेरी कहीं ना कहीं इंटेंशन चोरी करने की नहीं थी। मे बी आई वॉज अंडर बोनाफाइड बिलीव कि इसके ऊपर ये एग्जेम्प्टेड है और मेरे को एग्जेम्प्टेड की सप्लाई कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। सो वन मे रेफर दिस टाइप ऑफ प्रोविजंस और मे बी दिस पर्टिकुलर केस लॉ in defending all your penalty cases, depending upon obviously your facts of the cases. One another case I would love to share: Hindustan Steel Limited versus State of Odisha, 25 STC. Page number I cannot recollect, but ये पुराना जजमेंट है, if I'm not wrong, 1970, हाँ 1970, 25 STC. इसमें भी ना एक बहुत अच्छी बात बोली गई। वो क्या बोला गया, एक बड़ा कॉमन जो हमारा जेस्चर, कॉमन जो एनालॉजी चलती है कि भाई किसी लॉ में पेनल्टी लिखी हुई है कि इतनी मिनिमम पेनल्टी लगेगी या ये लगेगी, तो वहां पर नॉर्मली अथॉरिटीज से हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता। बट सी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि इनफैक्ट बहुत जगह फर्दर रेफर भी हुआ है, इनफैक्ट द सेम हैज गॉट कंफर्म्ड इन द अनदर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस वन व्हिच आई एम शेयरिंग इट विद यू, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। वहां पर दो बड़े मजेदार प्रिंसिपल निकल के आए। पहली बात तो जो मैं मेंसरिया डिस्कस कर रहा था कि ये सिविल नेचर है या नहीं है, जिसको कि बहुत बार सिविल नेचर करके कहा गया कोर्ट्स में कि पेनल्टी टैक्स लॉज में जरूरत नहीं है। वहां पर उन्होंने एक चीज बहुत साफ तौर पर लिखी कि ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर कैरिंग आउट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इज अ रिजल्ट ऑफ अ क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो दूसरा प्रिंसिपल जो उसमें निकला, उसमें एक बात देखिए, पेनल्टी should not always be imposed just because it is lawful to do so. यानी कि पेनल्टी लगाना कानून सम्मत है, सिर्फ इसलिए पेनल्टी नहीं लगाई देनी जानी चाहिए। अगर मान के चलिए पेनल्टी इसलिए लग रही है कि कोई टेक्निकल ब्रीच हो गया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन इफ अ मिनिमम पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड, देन आल्सो द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इंपोज पेनल्टी should be would be justified in refusing to impose the penalty where there is only a kind of technical breach is there, कुछ फॉर्म गलत फिल हो गया, ये हो गया, उन केसेस के ऊपर मतलब पेनल्टी लगाया जाना कोई ये नहीं कर, इवन अगर मिनिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, देन आल्सो वन कैन टेक शेल्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। आई थिंक आई एम ओवरशूटिंग द टाइम, सो कृष्णा जी, कैन आई हैव a 5 minutes more? I have reached to the point. Yes, you can continue. So I'll just in 5 minutes I'll brief the provisions with regard to bail. See, arrest का मैंने आपको बहुत पहले ही समरी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अरेस्ट की पावर लॉ में अलग से है, कहां पर है, जहां पर केसेस हमारा 132(1) ABCD में फॉल कर रहा है, साइमल्टेनियसली 5 करोड़ रुपए से ऊपर की उसमें हमारा टैक्स इवेजन है, अपन ब्रॉडली ये मान सकते हैं, उस केस में अरेस्ट पॉसिबल है, अदरवाइज अरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। अभी क्वेश्चन ये है कि लेट अस अज्यूम देयर इज अरेस्ट।
अब अरेस्ट के बाद जब बेल लेने जाते हैं तो हम लोगों ने बहुत सुना है, और इनफैक्ट जीएसटी लॉ में जिस तरीके से हुआ है, बेल इजीली मिली नहीं है, या इनफैक्ट अभी तक भी नहीं मिल रही है। पहले से थोड़ा सा ईज डाउन जरूर हो गया। उसका रीजन था इन वन ऑफ द केसेस which initiated from the आंध्र प्रदेश रमन्ना केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ ओरल ऑब्जर्वेशन ऐसे आ गए थे कि जिसकी वजह से सारे कोर्ट्स ने बेल देना बंद कर दिया था। बट मेरी राय में जीएसटी के जितने भी ऑफेंसेस हैं, जो कि मैंने इनिशियल आपको इंट्रोडक्शन दिया, कैन इट बी सेड टू बी अ सीरियस ऑफेंस और कैन इट बी सेड टू बी इवन अ इकोनॉमिक ऑफेंस? आंसर इज नो। तो जब बेल लेने का मैटर होता है तो 5 साल का ऑफेंस बहुत माइनर सी बात होती है, बड़े आराम से बेल मिल जाया करती है। लेट मी टेल यू कपल ऑफ प्रिंसिपल जो कि बेल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जो हमारा मोस्ट प्रीशियस राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ, दैट इज राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एनी सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, एंड सुप्रीम कोर्ट एट इन एन नंबर ऑफ केसेस हैज सेड इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड, इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। एक कॉमन फ्रेज सब लोगों ने सुनी है कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब भी कोर्ट के सामने कोई केस बनता है तो उसको नॉर्मली बेल ग्रांट करनी चाहिए until unless there is a reason to jail. That means बेल नहीं ग्रांट करने के क्या रीजन है वो नोट करने पड़ेंगे। उल्टा नहीं है कि बेल क्यों दी जा रही है। These are two different aspects. तो नॉर्मली बेल दी जानी चाहिए, जेल शुड बी एन एक्सेप्शन। और जो डिटेंशन है बिफोर कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब आपके ऊपर ट्रायल पूरा हो गया, जो भी सजा मिलनी थी वो मिल गई, आपको डिसाइड हो गया केस में, उससे पहले, अभी ट्रायल होने से पहले ही आपका डिटेन कर लिया, ये एक्चुअली मतलब इट्स नॉट हेल्दी प्रैक्टिस, इट्स एक्चुअली अ हार्डशिप विद एनीवन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इट इन्फ्रिंजेस लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन। फिर at times in so many cases the principle has been pronounced that this aspect should not be treated as punitive and or preventive even। यानी कि आप इसको एज अ कि भाई इस तरीके से यूज करो कि जैसे कि एक्चुअली वास्तविकता में हुआ है कि डिपार्टमेंट ने अरेस्ट करने की टारगेट, क्यों भाई? क्योंकि जिससे एक आदमी को अरेस्ट करके छोड़ दिया, लेट अस से इंदौर में 5 आदमियों को अरेस्ट करके छोड़ दिया, तो अगले फिर वो इंदौर के लोग डर जाएंगे, वो कभी कल्प्रिट एंटर नहीं होंगे। सो ये काम नहीं होना चाहिए। इस काम के लिए अरेस्ट नहीं है कि आप प्रिवेंशन करने जा रहे हो किसी दूसरी चीज का, इसके लिए आप अरेस्ट कर लौटागे, नो। और हमारे लॉ में जो इनोसेंस है दैट इज प्रिज्यूम्ड, देयर इज अ प्रिज्यूम्ड इनोसेंस अनटिल अनलेस अ पर्सन इज कन्विक्टेड। जब तक कि ट्रायल पूरा नहीं हो जाए और कन्विक्ट नहीं हो जाए आदमी, तब तक वो आदमी इनोसेंस उसकी प्रिज्यूम रहती है। ये बेसिकली जो मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, जो मेन सबसे हमारे, हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हैं। एक जजमेंट जो कि मैं बहुत ज्यादा कोट नहीं करूंगा आप लोगों के सामने, 1 या 2 जजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो शेयर कर लेता हूं। एक चंद्रा स्वामी का आपको नाम याद होगा, टेक्निकली द नेम इज संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई 2012 1 SCC 40। ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव जजमेंट है। मैं स्पेसिफिकली इसको इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि ये इसमें बहुत डिटेल में इकोनॉमिक ऑफेंसेस के एस्पेक्ट भी डिस्कस हुए थे। इसमें बहुत डिटेल, क्योंकि आज की डेट में जो कोर्ट्स में बोला जाता है वो यही बोला जाता है कि ये इकोनॉमिक ऑफेंस है जी, इसके केस में बेल नहीं मिलनी चाहिए XYZ। बट इफ यू विल रेफर टू दिस पर्टिकुलर जजमेंट संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई, यू विल फाइंड उन्होंने कितने डीप में जाके इस चीज को डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या मैटर इंपॉर्टेंट है बेल के लिए, क्या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पैरा नंबर 23, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर टर्म में लिखी कि जो आपका बेल का डिनायल होता है, यानी आप किसी आदमी को कस्टडी में रखना चाह रही हो, वो इस बात के लिए नहीं होना चाहिए कि इसको एक लेसन सिखाना है। एक्सक्यूज मी, कई बार होता है ना कि मैं तेरे को सबक सिखाना है। ये कई बार सुनेंगे आप, जब देखोगे तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वगैरह, कई बार आप सुनोगे अरे इस आदमी को तो सबक सिखाना है, ये बहुत बदमाश हो रहा था, ये बहुत होशियारी कर रहा था, हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा, समथिंग। डिनायल ऑफ बेल इसलिए नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जो सीरियसनेस ऑफ चार्ज है, सीरियसनेस ऑफ चार्ज कैन नॉट बी द सोल फैक्टर। कि आप कह रहे हो कि बहुत ग्रेव चार्ज है, बहुत ग्रेव चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं हो सकता। दूसरा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि भाई लास्टली, जियोपार्डाइज टू द इकोनॉमी
कि इकोनॉमी को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, खराब कर देंगे, दिस कैनॉट बी द ग्राउंड टू डिनाई द बेल, क्योंकि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, बट किसी भी आदमी की पर्सनल लिबर्टी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, उसको आप डिमिनिश नहीं कर सकते किसी भी तरीके से. This is one of the maybe couple of principles along with जो चंद्रा स्वामी वाला जजमेंट जो मैंने आपसे शेयर किया. These are some of the I think important principles. एक और लास्टली एक मैं पॉइंट बोल देता हूँ जिसको कि मैंने अभी रिसेंटली एक केस में यूज किया है, जो कि कई बार रह जाता है. देखिए, बेल के जो बेसिक जो चीजें हैं वो सबको ध्यान में है, उसमें कोई बात नहीं है कि भाई जो हमारा बेल हम पहले नीचे जहां भी इकोनॉमिक ऑफेंस कोड या जो भी रेस्पेक्टिव हमारा ट्रायल कोर्ट है उसमें फाइल करेंगे, देन मे बी विल गो टू द अपील, देन द हाई कोर्ट. ये एक रूटीन प्रोसीजर है. एक पर्टिकुलर केस में व्हाट हैपेंड रिसेंटली इन द ईयर 2021 इटसेल्फ, कि चार्जशीट फाइल हो गया, और चार्जशीट फाइल होने के बाद 3 लोगों के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल किया, मे बी सो कॉल्ड 3 मास्टरमाइंड, या मे बी जिस तरीके से उन्होंने चार्जशीट गवर्नमेंट ने फाइल किया, जीएसटी का मैटर था जिसमें कि उन्होंने 3 लोगों के अगेंस्ट में बोला कि ये 3 मास्टरमाइंड हैं, तीनों को ही बोला मास्टरमाइंड, और उसमें से 2 लोगों को वो पहले अरेस्ट कर चुके थे, एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया था, या अरेस्ट हो नहीं पाया था, ही वाज अब्सकॉन्डेड. तो व्हाट हैपेंड, द मोमेंट चार्जशीट वाज फाइल्ड इन द कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया उस तीसरे आदमी के नाम से कि भाई इसको भी अरेस्ट करो. Now here I have one point to make, और ये चीज इवन हमारे समन्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है. जो विदाउट समन अगर कोई अरेस्ट वगैरह करते हैं तो भी दोनों जगह ये काम आएगा, जो मैं आपको पॉइंट स्पेसिफिकली अभी रेफर कर रहा हूं. सी, जो एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया, 2 जजमेंट एक साथ मैं आपको बताता हूं. वन इज कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस सीबीआई, नंबर 1. दूसरा, इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल. ये बड़ा सेलिब्रेटेड जजमेंट है, इसके पैरा 50 ऑनवर्ड्स के हैं, बहुत सेलिब्रेटेड केसेस के इसके, जिसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर टर्म्स में ये बताया कि कभी भी आपको डायरेक्ट अरेस्ट का अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए. खासतौर से कोर्ट्स के लिए था कि कोर्ट्स को क्या होता है कि डायरेक्ट अरेस्ट वारंट इशू नहीं करना चाहिए, पहले सम्मन होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि सम्मन के ऊपर आदमी आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर नहीं आ रहा तो देयर मे बी जेन्युइन रीजन, देन अगेन वन शुड इशू द सम्मन, देन नॉन बेलेबल वारंट, सॉरी बेलेबल वारंट, देन नॉन बेलेबल वारंट. तो दिस शुड बी द प्रोसेस. आप डायरेक्ट उसको अरेस्ट वारंट या फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए. तो ये जो मैं केस आपको बता रहा था, इन दिस केस आल्सो द सेम थिंग हैपेंड, कि डायरेक्टली जो इश्यूड था वो नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट ने इशू कर दिया. और ऐसा बहुत बार जीएसटी लॉ में हो रहा है कि चार्जशीट 4 लोगों के नाम से फाइल है, 2 या 3 अरेस्ट हुए, बाकी के अरेस्ट हुए, कोर्ट ने डायरेक्ट उसको अरेस्ट वारंट इशू कर दिया. सो यहां पर आई थिंक वन कैन टेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर 482 कि भाई उसको क्वैश कराने के लिए कि भाई उन्होंने गलत इशू किया है इन लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट. सो एक 482 एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर केस में मूव कर सकते हैं. आई थिंक विद दिस आई शुड कंक्लूड फ्रॉम माय साइड, एंड मे बी आई first of all, let me tell you, I am thankful to both the association, both the branch and the other association, and panelists for having me here. I'm available for any kind of queries, or maybe on whatever I can give my inputs. Krishna ji, over to you. Just a minute. Excellent deliberations, Jatin bhai. Compliments to you. Thank you, sir. Are there any questions? Yes. Yeah, there are questions. Nitin, it was wonderful session, and I would say हमारे लिए बहुत important इसलिए है कि आपने हर चीज को हमें डिफाइन किया कि कहाँ टैक्सेबल पर्सन पे पोजीशन आएगी हमारी, कहाँ रजिस्टर्ड पर्सन में या एनी अदर पर्सन में, व्हाट इज कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये सभी जानकारी हमें मिली. तो आई रियली थैंकफुल टू यू. और क्वेरीज काफ़ी है मेरे सामने, लेकिन उसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड ले रहा हूँ. उसके पहले एक नॉर्मल क्वेश्चंस जो हम सभी लोगों के दिमाग में आते हैं कि
एज एन एडवोकेट मैं आपसे पूछूं यदि कि ये कुछ केसेस में सीजीएसटी और एसजीएसटी डिपार्टमेंट दोनों ने पैरेलल इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि हमारे हिसाब से जीएसटी लॉ में एक ही डिपार्टमेंट को इंक्वायरी शुरू करा तो सेकंड डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वहां पर, लेकिन कई बार कई केसेस में इंदौर में देखा है कि एक बार सीजीएसटी डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है और सिमिलर वे में वहां पर एसजीएसटी डिपार्टमेंट भी इशू कर रहा है, या वाइस वर्सा में जो भी पोजीशन आ रही है। सर जो आपने क्वेश्चन कहा, आई थिंक लॉ उसके ऊपर क्रिस्टल क्लियर है कि देयर कैन नॉट बी टू इंक्वायरीज साइमल्टेनियसली. Let me give you the legal reference first of all, then I'll go to the second aspect, which is again very important, crucial. See, सबसे पहले तो जो आपने पॉइंट कहा, इससे रिलेवेंट प्रोविजन जो हमारे लॉ में है, दैट इज सेक्शन 6(2)(b). वो ये कहता है कि अगर मान के चलिए किसी एक स्ट्रीम के ऑफिसर ने, मैं जो बोल रहा हूँ एक कॉमन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लॉ में थोड़ा टेक्निकली लिखा है क्योंकि स्टेट और सेंट्रल की वर्डिंग अलग अलग होनी पड़ेगी उनके लिए. तो बेसिकली अगर एक स्ट्रीम के ऑफिसर ने किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, केस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है, इन दैट केस सेकंड स्ट्रीम ऑफ ऑफिसर विल नॉट टेक अप दैट केस. अगर सीजीएसटी एक्ट की बात करूं तो वो क्या कहता है कि अगर स्टेट ऑफिसर ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है तो फिर सेंटर वाले, क्योंकि सेंट्रल एक्ट को सेंटर को कंट्रोल करना, तो प्रोसीडिंग नहीं हाथ नहीं लगाएंगे. इसमें भी टर्म लगा है, वाइस वर्सा इज मेंशन्ड इन द स्टेट लॉ. अभी ये बहुत कॉमनली ऐसा हो रहा है कि ऐसा कर देते हैं, और ये समझना पड़ेगा हमको कि दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल. इलीगल क्यों? क्योंकि आप और मैं सब समझते हैं कि जैसे मान के चलिए एक बार किसी केस की स्क्रूटनी हो गई, स्क्रूटनी के टाइम पर किसी ऑफिसर ने कोई कॉल ले लिया कि भाई ये एक्सपेंसेस अलाउबल है डिसअलाउबल है, तो क्या वो उस ओपिनियन को कभी दोबारा चेंज कर सकता है क्या? आंसर इज ऑलवेज नो. ओपिनियन चेंज नहीं हो सकती उसकी. मुझे ठीक या गलत लगता है तो आई कैन गो इनटू द अपील, बट कैन द ऑफिसर चेंज हिज ओपिनियन? आंसर इज नो. रेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट मैटर होता है कोई मिस्टेक अपरेंट और रिकॉर्ड हो. ये क्यों नहीं कर सकता, उसका जो आंसर है वही यहां पर निहित है. क्योंकि हमें लॉ ये चाहता है कि प्रोसीडिंग फाइनलिटी पे पहुंचे. अभी क्या होने वाला है, जब दो अलग अलग स्ट्रीम के ऑफिसर एक साथ अगर पावर एक्सरसाइज करते हैं या एक के बाद दूसरा करता है, तो व्हाट गोना हैपन, एक आदमी एक बार कोई डिसीजन लेगा, दूसरा आदमी दूसरे टाइम कोई डिसीजन लेगा, विच मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. एक आदमी के हिसाब से आईटीसी मिलता है, एक आदमी के हिसाब से नहीं मिलता, तो आप एक ही केस में दो दो एनालॉजी कैसे लगा देंगे? तो इसलिए ये लॉ में एम्बेडेड प्रिंसिपल है. एंड आई वुड लव टू रेफर वन ऑफ द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ कैनन इंडिया लिमिटेड. अगर आप उसका पैरा नंबर 13 रेफर करेंगे, पैरा नंबर 13, आप उसको पढ़िए, आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली अवेलेबल है. साफ तौर पर जो उसमें लिखा है, उसमें यही लिखा है कि अगर किसी भी कानून में दो ऑफिसर्स को कॉन्करेंट पावर दी हुई है किसी एक आदमी के ऊपर, और अगर किसी एक ने पावर एक्सरसाइज कर ली, प्लीज माइंड देयर इज नो रेफरेंस ऑफ जीएसटी लॉ एंड नो रेफरेंस ऑफ एनी अदर लॉ. ये जनरल उन्होंने पैरा बहुत अच्छे से कोट किया, पैरा 13, कि अगर किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर दो ऑफिसर्स को कंकरेंट पावर है और किसी एक ने एक्सरसाइज कर लिया, then second is absolutely barred from touching that person. अगर ऐसा अलाउ किया गया, then it will be a anarchy. ये वर्ड लिखा है सुप्रीम कोर्ट में. ओके, तो अगर एक बार हो चुकी है तो दोबारा नहीं हो सकती. लेट मी गिव यू अनदर नाउ एग्जांपल्स. जो इसका क्या हुआ, हमारा एक किसी केस में ऐसा ही हुआ था इन अर्ली 2019. व्हाट हैपेंड, सेंट्रल ऑफिसर्स ने पहले अपनी ऑडिट कर ली थी, ट्रांजिशनल क्रेडिट वगैरह उनको चेक करना था, उन्होंने क्वेरी अपना देके चेक कर लिया था, और उन्होंने अपना रिपोर्ट भी जो बनाते हैं वो बना लिया. ऑडिट रिपोर्ट उसमें मेंशन भी था कि ये क्वेरी है, ये इन्होंने जवाब दिया, चैप्टर एंड्स देयर. ये यूनियन वालों ने किया. अभी स्टेट वाले वापस आ जाते हैं, उन्होंने सर्च किया और सर्च का कंक्लूजन बाद में यही निकाला कि उनके हिसाब से तो ट्रांजिशनल क्रेडिट गलती है. आई हैव स्पेसिफिकली रेज्ड द ऑब्जेक्शन, यू कैन नॉट इश्यू अ शो कॉज नोटिस टू अस बिकॉज सेंटर हैज ऑलरेडी एग्जामिन्ड इट. अब वो तो आप जानते हो कि वो क्या समझेंगे, क्या उन्होंने पहले 73 का शो कॉज दिया था, उसको द मूवमेंट मेरे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन देके मैं उन्होंने चेंज करके 74 का दे दिया. Immediately we went to High Court, and fortunately in 2019, if I am not wrong, 8th या 9th मई का ऑर्डर होना चाहिए. उस केस में हमारे को स्पेसिफिकली वहां पर स्टे दिया. केस का नाम था सिनर्जी स्टील लिमिटेड. कोई हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा, ऐसा नहीं. अनफॉर्चुनेटली फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया, रीजन बीइंग केसेस लिस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं. तो बट विद स्टे उन्होंने ऑर्डर दिया क्या, और साफ तौर पर लिखा कि प्राइमा फेसा इट अपीयर्स दैट इट इज अ वायलेशन ऑफ
सेक्शन 62B रेड विद वो जीएसटी काउंसिल के सर्कुलर का। ये तो जो आपके क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर हो गया। 1 मिनट में मैं एक पॉइंट और टच कर लेता हूँ कि आपने ये देख रखा होगा कि स्टेट और सेंटर का टैक्स पेयर बेस का इन्होंने डिवीजन आपस में कर रखा है। इन माय हम्बल ओपिनियन even the central officer cannot touch the state the persons or the taxpayer assigned to the state and vice versa. इसकी बहुत लंबी चौड़ी एनालॉजी है कि भाई ऐसा क्यों। जो डिपार्टमेंट अपनी एनालॉजी लेके आता है उसमें सिर्फ ये देखिएगा, दे आर गिविंग ओनली एंड ओनली वन रेफरेंस। जो इंस्ट्रक्शन का अपना रेफरेंस देते हैं उस रेफरेंस में उसके लिए सिर्फ उनके पास एक 9th जीएसटी काउंसिल के मिनट्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 9th जीएसटी काउंसिल के मिनट्स विच हैपेंड ऑन 16 जनवरी 2017, जीएसटी आने से पहले, जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में पेश हुआ था उससे पहले के मिनट्स की बात कर रहे हैं। नो ऑफिशियल ऑर्डर, नो ऑफिशियल सर्कुलर। आई एम ऑलरेडी बिफोर 3 डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो मे बी लेट्स सी कि क्या फेट रहता है फाइनली। अगर कुछ होगा तो बताते हैं फिर आपको। सर क्वेश्चन, यू आर ऑन म्यूट कृष्णा जी। जी, सेकेंडली अभी कई केसेस में देखने में आ रहा है कि विदाउट डिन नोटिसेस इशू हो रहे हैं और कई केसेस में डिमांड भी कंफर्म हो रही है। तो ऐसे केसेस में फाइनली कोर्ट वगैरह में क्या पोजीशन आएगी हमारी, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने कहा था। आर यू टॉकिंग फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू? या सेंट्रल तो नहीं, एसजीएसटी डिपार्टमेंट से काफी देखने में आ रहा है कि विदाउट डिन दे आर इशूइंग नोटिसेस। सर एसजीएसटी की बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने जो कहा था और जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे 2 सर्कुलर की फॉर्म में हमारे पास आया था, वन वाज 5 नवंबर 2019, सेकंड वाज 25 या 23 दिसंबर 2019, सर्कुलर 123 एंड 128 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें जो वर्डिंग्स है ना, उसकी जो वर्डिंग कुछ इस तरीके की है कि ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर बाय दिस स्ट्रीम, यानी कि वहां पर वो उन ऑफिसर्स की बात कर रही है जो कि सेंट्रल ऑफिसर्स हैं। सो इट विल बी लिटिगेटिव टू से कि स्टेट के ऊपर वो बाइंडिंग है। तो बाइंडिंग सेंट्रल के ऊपर तो 100% है। अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट का कोई भी ऐसा नोटिस आ रहा है जिसके ऊपर डिन नहीं है, या ऐसा कोई ऑर्डर आ रहा है जिसके ऊपर डिन नहीं है, या कोई भी और अदर नोटिस या कम्युनिकेशन आ रहा है, सम्मन आ रहा है, सो दैट इज वाइड एब इनिशियो, यू कैन इग्नोर दैट। बट इन केस ऑफ स्टेट दिस विल बी लिटिगेटिव टू से। One can take up it to the courts saying so, क्योंकि जब क्रॉस एम्पावरमेंट है तो they are exercising right and duties of the central officers only, state as well. So there can be an argument, but इसके सपोर्ट में आज की डेट में हमारे पास कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है जिसको हम साइट कर सकें किसी के सामने। लास्टली मेन इश्यूज जो बोगस इनवॉइसेस के केस में डिपार्टमेंट द्वारा केस बनाए जा रहे हैं, उसमें नॉर्मली मतलब मैं मानता हूँ 90% केसेस में जेन्युइनली परचेज होती है। अब वो नॉलेज में नहीं रहता उसको किस आदमी ने इनवॉइस रेज करी है, थ्रू ब्रोकर उन्होंने परचेज किया है, और डिपार्टमेंट एलिगेशन लगा के उसमें पेनल्टी सहित नोटिसेस दे रहे हैं, कई डिमांड भी कंफर्म हो गई है। तो ऐसे केस में फाइनली हमें क्या कॉल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। सर देखिए क्या है कि you'll have to read with the specific provision for burden to prove। जो जीएसटी लॉ में लिखा गया है कि burden to prove आपके ऊपर, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सप्लेन करने का आपके ऊपर है, that's absolutely fine। Now we need to understand कि during adjudication हमने उस burden को कैसे डिस्चार्ज किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, कि अगर वो आपने ढंग से डिस्चार्ज कर दिया तो आई वुड से कि दिस इज अ गुड केस टू फाइट इन द अपीलेट फोरम। अब वो कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, प्रिसाइजली 16(2) की जो कंडीशन है, हमें वो 4 कंडीशन डिस्चार्ज करवानी है। क्लॉज ए और क्लॉज डी जो उसका है, ए कहता है कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, क्लॉज डी कहता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दी। आई थिंक इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि मेरे पास टैक्स इनवॉइस तो सब केसेस में, रिटर्न भी मैंने अपना फाइल कर दिया, उसमें भी दिक्कत नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लॉज बी एंड सी, जहां पर मेजर प्रॉब्लम आने की बात है। डिपार्टमेंट हालांकि जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो क्लॉज सी को ही कर रहा है, बट देयर कैन बी इशू इन बी एंड सी एज वेल, दोनों को लेके बात कर लेते हैं। क्लॉज बी ये कहता है कि आपके पास गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए। देखिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल चलता है, इनफैक्ट ये यूके से इजाद हुआ था, कि डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, कि आप किसी से भी ऐसा इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, सो आप ये किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो वो काम मैं करके रखूं। तो बीइंग अ जेन्युइन बिजनेसमैन, द मोमेंट आई एम रिसीविंग एनी गुड्स और सर्विसेज, व्हाट आई विल डू, नॉर्मली आई विल हैव अ जीआर और एमआर, मटेरियल रिसीट नोट, गुड्स रिसीट नोट, सर्विस रिसीट नोट, वो मैं बनाऊंगा। कोई भी गुड्स आएगा तो वो मेरी बुक्स में आएगा और उसी से मैंने आगे सप्लाई किया होगा।
तो एक एडवाइस जो मैं इस जगह पर कॉमनली करता हूं वो ये है कि इनवेरिएबली अपने स्टॉक स्टेटमेंट की कॉपी असेसिंग अथॉरिटी को दे। वो मांग नहीं रहा तो भी दे, वो कह रहा नहीं खाली मुझे परचेज के बिल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, नहीं, आप कॉपी दो अपने स्टॉक स्टेटमेंट की पूरी। यू विल फाइंड सो मेनी जजमेंट फ्रॉम द इनकम टैक्स स्ट्रीम कि जहां पर किसी असेसिंग ऑफिसर ने, आईटीओ ने परचेज डिसअलाउ किए विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू द सेल, तो वहां पर ये चीज ट्रिब्यूनल ने क्लेम माने है कि आप इसको अपनी तरफ से नहीं कर सकते डिसअलाउ। तो उस लाइन पर चलते हुए आप हमेशा अपने स्टॉक स्टेटमेंट की कॉपी दें, जिससे कि ये प्रूव होगा कि जब मैंने सेल किया तो मैंने परचेज तो कहीं ना कहीं से किया होगा, तो मैंने गुड्स परचेज किया, और परचेज किससे किया ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसका। इससे बियॉन्ड आई डोंट हैव एनी पावर टू चेक। मेरे पास कोई सम्मन देने की पावर नहीं है कि मैं सामने वाले को सम्मन दूं, ये पावर आपके पास है। सेकंड, थर्ड एस्पेक्ट कि उस सप्लाई के ऊपर टैक्स पे हो जाना चाहिए 16(2)(c। देखिए क्या है इसके ऊपर, अगेन सेम डॉक्ट्राइन लगता है, और अराइज इंडिया के केस में ये बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट से, जो कि फर्दर जिसके अगेंस्ट में एसएलपी डिसमिस हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर ये कोर्ट ने बहुत अच्छे से बोला कि ये जो प्रोविजन है 92G जो कि दिल्ली वैट एक्ट का, जो कि एग्जैक्टली सेम था जो हमारा 16(2)(c है, पेरीमेटेरियल प्रोविजन है, वहां पर उन्होंने कहा यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग विच इज इम्पॉसिबल फॉर द बायर टू एग्जामिन कि उसने टैक्स पेमेंट कर दिया या नहीं कर दिया, मैं कैसे एग्जामिन करूंगा। तो अब उसमें और जीएसटी में फर्क क्या है, सिर्फ हमें यह समझना पड़ेगा। जो सिचुएशन अराइज इंडिया के टाइम पर थी, जो आज के टाइम पर थी, उन दोनों में फर्क क्या है। फर्क दो चीजों का आता है, मुझे ऐसा लगता है या आ सकता था। नंबर वन, उस टाइम पर जब वो जजमेंट आया था अराइज इंडिया का, जिस साल को लेके था, उसमें ये 2A टाइप की कोई भी चीज नहीं होती थी, यानी ऑनलाइन दिखाई नहीं देता था। तो नाउ द वन डेवलपमेंट इज, नाउ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यूर डेटा एक वेबसाइट के ऊपर, एक गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर, कि ये जो भी सेलर होता है उसका परचेज का डेटा आपके पास आ जाता है। सो यू आर हैविंग अ कॉपी ऑफ जीएसटी 2A विद यू, नंबर वन। नंबर टू, जीएसटी लॉ में एक स्पेसिफिक प्रोविजन गवर्नमेंट लेके आई थी, या इनफैक्ट आज की रेट तक भी लॉ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 149 है क्या वो रेटिंग वाला, कि रेटिंग गवर्नमेंट लेके आएगी 149 और सो सम कोई प्रोविजन है उसमें, जिसमें कि ये वाली चीज लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एक रेटिंग लेके आएगी। दो द टर्मिनोलॉजी, हाँ 149 ही है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग, दो द टर्म यूज्ड इज इन मे, जो इस सेक्शन में यूज हुआ है कि मे कम अप, बट उसकी अगर एनोलॉजी आप जीएसटी काउंसिल के मिनट्स और गवर्नमेंट के क्लैरिफिकेशंस, जो वर्डिंग्स, जो डॉक्यूमेंट्स से जाके देखेंगे, तो इट इज एक्चुअली मैंडेटरी इन नेचर आफ्टर 1 ईयर, कि 1 साल बाद ये गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी था, ये लेके आनी थी, और वो आज तक नहीं लेके आए। और गवर्नमेंट उस टाइम जब जीएसटी लेके आई थी, दे वर साइटिंग वन एस्पेक्ट कि बायर इससे हेल्प ले पाएगा, इससे आइडेंटिफाई कर पाएगा रेटिंग से कि मेरे को इस आदमी से बाय करना है नहीं करना। तो आज की डेट में, और वो अराइज इंडिया के केस में दो फर्क हो सकते थे। वन की, एक तो 2A मेरे पास होना चाहिए था, 2A मेरे पास है, 2A में मेरे को दिखाई दे रहा है। दूसरा, कंप्लायंस रेटिंग से मैं चेक कर सकता था, जो कि कंप्लायंस रेटिंग आज तक भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की, तो दिस इज अ मिस्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा मुझे कोई अराइज इंडिया में और आज की डेट में फर्क समझ में नहीं आता। तो मेरी राय में अराइज इंडिया की सेम रेशो आज की डेट में भी फॉलो होगा, और वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू दिस केस एट द अपीलेट फोरम।